पिल बनानी नहीं आती। बच्चे नीचे आ जाओ। हा, तुम इस तरह से पिल बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाओ घर जाकर दूध पियो। अर्कराज कुल के शिष्य ठहाके लगा रहे थे। शूलमुक्ति पिल सबसे बुनियादी पिल थी। यहाँ तक कि अर्कराज कुल का एक 3 साल का बच्चे भी इसे बना सकता था। लेकिन आर्यन मंच पर ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सुमेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कचरे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसके बाद सुमेश ने अपने हाथ बढ़ाए। उसकी अंदरूनी शक्ति जागृत हुई और फनेस में दिव्य फायर जोर से जल उठी। फिर उसने बहुत कुशलता और तेज गति से जड़ी बूटियों को फनेस में डालना शुरू किया। उसकी मानसिक स्थिरता और जड़ी बूटियों के बदलावों को समझने की क्षमता अद्वितीय थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हकीम कौशल में उसकी प्रतिभा बहुत ऊंचे स्तर की थी। यह अर्कराज कुल के योग्य शिष्य का प्रदर्शन था। 3 मिनट बाद सुमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। फनेस के अंदर से एक तीखी आवाज आई। ये पिल के बनने की पुष्टि थी। इसके साथ ही फनेस से एक दिव्य सुगंध भी निकलने लगी। एक उच्च श्रेणी की शूलमुक्ति पिल सफलतापूर्वक बन गई थी। 3 मिनट। इस गति और हकीम कौशल में महारत ने सभी को चौंका दिया। महाप्रमुख ने भी संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रघुराज ने आंखें संकरी करते हुए सोचा, अर्कराज कुल के शिष्य सच में अद्वितीय हैं। हमारे नागेंद्र कुल के हकीम शिष्य तो इनके सामने जैसे बच्चे लगते हैं। सुमेश ने अपनी पिल तैयार कर ली थी, लेकिन आर्यन ने अब तक शुरुआत भी नहीं की थी। तिम्रा चिंतित होकर बोली, मालकिन, उसने अभी तक पिल बनाना शुरू क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना, ये संभव नहीं है। हम अर्कराज कुल के लोगों से मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अब क्या करें? अब क्या होगा? वो बहुत अधीर थी। इस बीच अर्कराज कुल के शिष्य और भी जोर जोर से हंसने लगे। तुम पिल बनाओगे या नहीं? अगर नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। लड़के, क्या सुमेश भाई ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम हिल भी नहीं रहे? हा, भाग जाओ। वेगाशूर्य ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, अरे लड़के, तुम जो इतने घमंडी बन रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? तुम्हारी सारी शेखी खत्म हो गई क्या? बोलो, अब क्यों गूंगे हो गए हो? मरा हुआ कुत्ता। हा, आखिरकार वेगाशूर्य को आर्यन का मजाक उड़ाने का मौका मिल ही गया। हर कोई आर्यन पर हंस रहा था। रघुराज ने भी ठंडी और घृणास्पद आवाज में कहा, मुझे लगा कि तुम में कोई तो बात होगी, लेकिन तुम तो महज एक मूर्ख हो। महाप्रमुख ने भी हल्के से कहा, अगर तुम ये पिल भी नहीं बना सकते तो कृपया हार मान लो। सबका समय बर्बाद मत करो। भाग जाओ। तुम पिल बनाने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन हमेशा इन स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों को देखते ही रहोगे। क्या ये जड़ी बूटियां तुमसे बात करेंगी? समय की बर्बादी मत करो। महाप्रमुख, कृपया घोषणा करें कि उसने हार मान ली है। अर्कराज कुल के शिष्यों की आवाजें और ज्यादा तेज हो गईं। इस बीच यहाँ तक कि अब वेदिका भी चिंतित हो रही थी। आर्यन के लिए ये पहली बार था जब वो शूलमुक्ति पिल बनाने जा रहा था। उसने पहले कभी इस पिल को देखा तक नहीं था। भले ही वो पिल बना भी ले तो भी सुमेश द्वारा बनाई गई पिल की गुणवत्ता से उससे उच्च स्तर की होगी। ये बेहद कठिन स्थिति थी। वेदिका ने अनजाने में अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया था। महाप्रमुख ने फिर कहा, तुम्हें और 3 मिनट का वक्त देता हूँ। उसी समय आर्यन की आंखों में अचानक एक चमक दिखी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई नई सूझ मिल गई हो। उसने आत्मविश्वास से कहा, बस 1 मिनट। उसकी बात खत्म होते ही उसके हाथ से शक्तियां फूट पड़ी और फनेस में दिव्य फायर जल उठी। फिर आर्यन ने जल्दी जल्दी जड़ी बूटियों को फनेस में डालना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके हाथों को देखना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि अर्कराज कुल के कई शिष्यों ने इसे साफ साफ देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो सुमेश की पिल बनाने की तकनीक की नकल कर रहा है। नकलची, शर्मनाक, घिनौना। लेकिन आखिरी कुछ जड़ी बूटियां फनेस में अलग क्रम में डाली गईं। महाप्रमुख ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। ये तरीका उसे बेहद अजीब लगा और उसने अपने मन में सोचा, अगर पिल इस तरह बनाई जाए तो आत्मा सार का मेल कैसे होगा? ये सही नहीं है। ये तो आम नियमों के खिलाफ है। नहीं, वो मन ही मन पिल बनाने की इस प्रक्रिया का अनुमान लगाने लगा। शूलमुक्ति पिल की प्रक्रिया को वह किसी और से बेहतर जानता था, क्योंकि इस पिल को उसी ने विकसित किया था। जब उसने देखा कि आर्यन ने जड़ी बूटियां गलत क्रम में डाली हैं, तो वो पहले उपहास में हंसा, फिर चकित हुआ और अंत में उलझन में पड़ गया। लेकिन अर्कराज कुल के बाकी शिष्य बस उसका मजाक उड़ाते रहे। इसका पिल बनाना जरूर असफल होगा, पूरी तरह असफल। जैसा सोचा था, इसे पिल बनाने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। वेदिका भी घबरा गई और बोली, ओह नहीं, उसने जड़ी बूटियां गलत क्रम में डाल दी। ये पिल भले ही बन जाए, फिर भी ये बेकार ही होगी। आर्यन ने अपना काम जारी रखा और उसका पूरा ध्यान फनेस में चल रही प्रक्रिया पर था। जड़ी बूटियों से निकल रहे आत्मासार ने एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा की, लेकिन आर्यन ने हर बदलाव पर पूरी पकड़ बनाए रखी। इस समय वो एकात्मता की स्थिति में पहुंच गया था। उसकी दुनिया में अब केवल फनेस में बन रही पिल ही थी। फनेस में आत्मिक ऊर्जा पूरी प्रचंडता से फूट रही थी।
ये पिल के लिए खतरा थी। तभी आर्यन ने अपनी अंदरूनी शक्तियों को और भी तीव्र गति से बाहर निकाला। अगले ही पल आत्मिक ऊर्जा स्थिर होने लगी और जड़ी बूटियों के आत्मा सार से मिल गई। आर्यन जोर से चिल्लाया, तैयार हो जाओ। तभी एक हल्की सी आवाज आई जो इस बात की ओर संकेत करती थी कि पिल बन चुकी है। लेकिन अगले ही पल फनेस एक जोर के धमाके के साथ फट गया और अचानक चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया। फिर अगले ही पल में हर तरफ ठहाके गूंजने लगे। हा हा हा, फनेस फट गया। हा हा हा, ये तो मजाक बन गया। लगता था कोई बहुत बड़ा कारनामा करेगा और निकला बिल्कुल नाकारा। अरे लड़के, ऐसे पिल बनानी है तो अपनी माँ के पास सोना चाहिए था। सभी हंसने लगे। नागेंद्र कुल के लोग भी ठहाके लगाने से पीछे नहीं हटे। लेकिन तिम्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वेदिका की भौहें चिंतित हो उठीं। इन सब के बीच वेगासूर्य सबसे अधिक आत्ममुग्धता से हंस रहा था। बेवकूफ, अब और उछल कूद कर दिखा, तुझे पिल बनानी आती ही नहीं। अब अपनी हार मान ले और मैदान से भाग जा। इसे तुरंत दंड देना चाहिए, किसी ने ऊंची आवाज में कहा। सभी ने तुरंत सहमति जताई। सुमेश ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, मुझे तो लगा था ये कोई बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन ये तो पिल बनाने का पद भी नहीं जानता। ऐसे लोगों से मुकाबला करना मेरी तौहीन है। इतना कहकर वो मंच से नीचे उतर गया। महाप्रमुख ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने अपने मन में सोचा, मैं जानता था मेरे द्वारा बनाई गई शूलमुक्ति पिल में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसे नौसिखिए लड़के ने सोचा भी कैसे वो मेरे द्वारा बनाई गई पिल में सुधार कर देगा। फिर महाप्रमुख ने तेज आवाज में कहा, लड़के तुम हार चुके हो। अर्कराज कुल के नियमों के अनुसार। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने हार कब मानी? वेगासूर्य तुरंत चिल्लाया, तुम्हारा फनेस पहले ही फट चुका है और तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें पिल बनानी आती भी है? आर्यन ने अपनी उंगली वेगासूर्य की ओर तान दी और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो। वेगासूर्य गुस्से से चीखा, यहाँ नागेंद्र कुल के विशेषज्ञ बैठे हैं, उनके सामने तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इस पर रघुराज ने खड़े होकर चिल्लाया, लड़के हार स्वीकार करो। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने हार कब मानी? बताओ, क्या अर्कराज कुल के नियमों में कहीं ये लिखा है कि अगर फनेस फट जाए तो हार माननी होगी? महाप्रमुख ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन आर्यन ने फिर से उसकी बात काट दी। अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो आप किस आधार पर मेरी हार घोषित कर रहे हैं? और किसने कहा कि फनेस फटने का मतलब यह है कि पिल बनाना असंभव है? ये सुनकर महाप्रमुख चौंक गया। ये तो औषधि बनाने का मूलभूत सिद्धांत है। फनेस फटने का मतलब है कि औषधि की ऊर्जा संतुलित नहीं होगी। क्या अब मुझे ये बात भी समझाने की जरूरत होगी? आर्यन ने फनेस के टूटे हिस्से को अलग कर दिया। वहां फनेस के नीचे एक चमकदार पिल पड़ी थी। जैसे ही वो पिल बाहर निकली, एक अत्यंत मोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। पूरा वातावरण पिल की दिव्य सुगंध से भर गया, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी ऊर्जा उसमें समेट दी हो। ये सुगंध इतनी अनोखी थी कि हर कोई विस्मय में डूब गया। ये वो पल भी था जब चारों ओर एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। अर्कराज कुल के हर व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। सुमेश तो हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ कांपने लगे थे। ये कैसे संभव है? ये सुगंध, ये तो उच्चतम श्रेणी की पिल की निशानी है। ये लड़का इस स्तर की पिल कैसे बना सकता है? ये असंभव है कि शूलमुक्ति पिल इतनी तीव्र सुगंध पैदा करे। उसके बनाने का तरीका देखा जाए तो इसका सफलता हासिल करना असंभव था। अर्कराज कुल के सभी लोग हकीम कौशल में माहिर थे। वो जानते थे कि इतनी तीव्र आध्यात्मिक सुगंध का क्या अर्थ है। यह एक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पिल थी। महाप्रमुख का चेहरा एकदम कठोर हो गया और उसका दिल कचोटने लगा था। उसने अभी अभी आर्यन को यह कहकर नीचा दिखाया था कि वो पिल नहीं बना सकता, लेकिन अब जैसे उसके बूढ़े चेहरे पर झापड़ पड़ा हो, यह एहसास अत्यंत अप्रिय था। तभी आर्यन खुद के द्वारा बनाई गई शूलमुक्ति पिल को हाथ में लिए महाप्रमुख के सामने आया। क्या अब भी हमें मुकाबला करना है? महाप्रमुख का चेहरा उतरा हुआ था। अब उसकी आर्यन की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह एहसास उसे अंदर से खा रहा था। वर्षों के उसके शोध को आर्यन ने पहले ही प्रयास में तोड़ दिया और सुधार लिया। यह एहसास अत्यंत अवहेलना करने वाला था। आर्यन ने शूलमुक्ति पिल महाप्रमुख के हाथों में दी और महाप्रमुख ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया, उसकी इंद्रियों ने एक दिव्य ऊर्जा का स्पर्श किया। एक सेकंड के भीतर महाप्रमुख की आंखों में अचानक गुस्सा और हैरानी फैल गई। वह कांपते हुए बोला, तुमने इसे कैसे तैयार किया? असंभव, यह असंभव है। मैं भी इस शूलमुक्ति पिल को केवल हीरोइक श्रेणी की बना सकता हूँ, फिर तुम्हारी ये पिल सुप्रीम श्रेणी की कैसे हो सकती है? महाप्रमुख बहुत ज्यादा चकित था, साथ ही वो थोड़ा उत्तेजित भी हो गया था। वहीं सुमेश तो ये सुनकर लगभग गुस्से में पागल हो गया और खून की उल्टी करता हुआ बेहोश हो गया। सारा दर्शकगण भी चौंका हुआ था। सुप्रीम श्रेणी की पिल, ये कैसे हो सकता है? महाप्रमुख एक रसाचार्य स्तर के हकीम हैं।
लेकिन वो भी इसे केवल हीरोइक श्रेणी की बना सकते हैं, फिर ये लड़का इसे पहले ही प्रयास में सुप्रीम श्रेणी का कैसे बना सकता है? क्या वो इंसान है या कोई दैवीय प्राणी? क्या ये सच में असंभव नहीं है? आर्यन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी निगाहें सभी पर डालते हुए शांत स्वर में पूछा, मुझे बस सिर्फ ये जानना है कि अब कौन जीता। वो और कुछ नहीं कहना चाहता था, उसे बस नतीजे से मतलब था। महाप्रमुख ने ये मानने की पूरी कोशिश की कि वो हार चुका है, लेकिन वो भीतर से बेचैन था और उसकी ये हार उसे असहनीय रूप से दुखी कर रही थी। उसने बेरुखी से कहा, तुम जीत गए। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, चारों ओर शांति पसर गई। वेदिका, जो अभी तक बेहद घबराई हुई थी, ने एकाएक राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें बिजली की गति से चल रही थी, लेकिन महाप्रमुख का फैसला सुनकर वह जैसे मुक्त हो गई। तिम्रा तो इतनी खुश हुई कि वह खुशी से चिल्ला पड़ी, यंग मास्टर आर्यन, आप महान हैं। यंग मास्टर आर्यन, आप शानदार हैं। यंग मास्टर आर्यन, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। नहीं नहीं। वो तुरंत चुप हो गई, उसके शब्द बेमिल हो गए थे। आर्यन की आंखों ने उन लोगों को घूरा जो उसकी हंसी उड़ाते हुए और उसकी निंदा करते हुए खुशी की लहरों में बह रहे थे, और ठंडी आवाज में बोला, अरे तुम सबको क्या हुआ? हंसो, फिर से हंसो मेरे लिए। उसकी आवाज में एक दृढ़ अहंकार था। उसके दिल का सारा गुस्सा अब बाहर आ रहा था। वो वेगासूर्य के पास गया और उसके नथुनों के पास उंगली से इशारा करते हुए बोला, क्या तुम नहीं थे वो जो सबसे ज्यादा हंस रहे थे? चलो मेरे लिए एक बार और हंस के दिखाओ। अरे ये क्या, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मैं तो बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। आर्यन की आवाज में घमंड, दबंगई और अहंकार साफ झलक रहा था। लेकिन जो उसने करके दिखाया, उसने अर्कराज कुल के सभी लोगों को पूरी तरह से दबा दिया और अब कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वेगासूर्य के चेहरे पर तो उसके ये शब्द मानो थप्पड़ों की तरह पड़ रहे थे और वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हत्या का गहरा भाव उभर आया। आर्यन के अहंकारी और घमंडी रवैये ने अर्कराज कुल के कई शिष्यों को नाराज कर दिया, लेकिन आर्यन को उनकी नाराजगी से कोई मतलब नहीं था। वो तो उन्हें और भी बुरी तरह से कुचलना चाहता था। महाप्रमुख, मुझे अगले चरण में जाने दें। मुझे जाने दें। मैं इस लड़के को अर्कराज कुल की ताकत दिखाऊंगा। हमारा कुल कब से इस तरह अपमानित हो रहा है? सभी शिष्य भड़के हुए थे और चिल्लाने लगे। रुको, महाप्रमुख की गंभीर आवाज गूंजी। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ये पिल कैसे बनाई? महज एक पल में उसने इसे अनगिनत बार अपने मन में परखा, पर नतीजा असफलता ही निकल रहा था। मानो इसे बनाना असंभव हो, लेकिन आर्यन ने तो इसे बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक बना दिया था। बस यही जानने की महाप्रमुख के भीतर जिज्ञासा बढ़ गई। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? महाप्रमुख ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे विनती करो। महाप्रमुख की भौहें तन गई। वही भीड़ में से एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत उद्दंड हो रहे हो लड़के, ये अंधकार तुम्हें ले डूबेगा। महाप्रमुख कौन था? वह अर्कराज कुल के कर्ताधर्ता थे, लेकिन आर्यन उसे विनती करने के लिए कह रहा था, ये चीज झुकने के बराबर थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं उद्दंड हूँ और अहंकारी भी। अब क्या कर लोगे? आर्यन को अब भी याद था कि कैसे इन लोगों ने वेदिका को अपमानित किया था। महाप्रमुख ने भी उसे खूब बुरा भला कहा और आर्यन उनमें से नहीं था जो अपमान को भूल जाए। वो तो सूद समेत चुकाने वालों में से था। फिर चाहे वह अर्कराज कुल का कुलपति हो या अमर महल का महाबुजुर्ग। महाप्रमुख ने आर्यन की ओर गहरी नजर डाली। आर्यन ने फिर से कहा, ऐसे मत देखो, अगर तरीका जानना है तो विनती करो। महाप्रमुख ने भारी मन से कहा, कृपया मुझे बताइए। ये सुनते ही चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। महाप्रमुख, जो हकीम कौशल के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे और रसाचार्य स्तर के हकीम थे, आज एक नौसिखिए बच्चे से विनती कर रहे थे। ये बात कोई हजम नहीं कर पा रहा था। हा हा हा, आर्यन जोर से हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, चाहे तुम कितनी भी विनती करो। तुम? महाप्रमुख का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। आर्यन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तुम्हें सच में लगा कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? हा हा हा, वो जोर से हंस पड़ा। उसे महाप्रमुख के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। महाप्रमुख की गुस्से में भौहें सिकुड़ गई और उसने दांत भींचते हुए आर्यन से धीमी आवाज में कहा, यह केवल पहला चरण था, अभी 4 चरण और बाकी हैं। ये मत सोचो कि तुमने एक सुप्रीम श्रेणी की पिल बना दी तो तुम इस प्रतियोगिता को जीत गए। अगर तुम मुझे वह नुस्खा बता देते तो शायद मैं तुम्हारे लिए आगे के चरणों में कुछ आसानी कर देता, लेकिन अब तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ओह, मैं तो डर गया, आर्यन ने नाटक करते हुए कहा, तुम चाहे जो कर लो, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो उसे धमकी देते थे। महाप्रमुख ने उससे नजरें हटाई और गंभीर आवाज में कहा, दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन हल्के से मुस्कुरा दिया। उस दिन जब वेदिका ने उनसे भीख मांगी थी और यहाँ तक कि घुटने भी टेक दिए थे, फिर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी।
अब जब आर्यन को मौका मिला था तो वो इस मौके को कैसे गंवा सकता था। तिम्रा चकित होकर बोली, मालकिन, आर्यन बहुत ही आकर्षक और दबंग हैं। हे, लेकिन वेदिका चिंतित थी। आर्यन के रवैये ने अर्कराज कुल के गुस्से को और भड़का दिया था। तो अब जरूर अगले चरण में उसके सामने किसी साधारण शिष्य को नहीं बल्कि किसी वरिष्ठ सदस्य को भेजा जाएगा। आर्यन, क्या तुम जीत सकोगे? वेदिका ने आर्यन को देखते हुए सोचा। अर्चिनेश्वर ने जब उन्हें सुरक्षित जाने का प्रस्ताव दिया था तो वेदिका चाहती थी कि आर्यन छोड़कर चला जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महाप्रमुख की गंभीर आवाज एक बार फिर गूंजी, दूसरे चरण में जीवनामृत पिल तैयार की जाएगी, मुकाबले के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लाई जाए। फिर उसने किसी की ओर इशारा किया। उसका इशारा पाकर 40 के आसपास का एक अधेड़ उम्र आदमी भीड़ से बाहर आया। उस व्यक्ति का चेहरा शांत था और वो महाप्रमुख के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, ये शिष्य अपने कर्तव्य में असफल नहीं होगा। जब वेगाशूर्य ने उसे देखा तो उसकी भौहें तन गईं। तुरंत वो महाप्रमुख के पास आया और बोला, महाप्रमुख जी, मैं इस जीवनामृत पिल को हीरोइक श्रेणी तक की बना सकता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं इस लड़के को अच्छे से सबक सिखा दूंगा। महाप्रमुख ने हल्के स्वर में कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। धरतीमान भी इसे हीरोइक श्रेणी की बना सकता है। मैंने उसे चुना क्योंकि उसकी अंदरूनी शक्तियां तुमसे अधिक हैं। बाकी तुम समझदार हो। वेगाशूर्य के चेहरा का रंग थोड़ा बदल गया, फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, जैसा आप कहें। उसने धरतीमान की ओर देखा और मन में सोचा, अगर इसने आर्यन को हरा दिया तो कुलपति बनने का मौका उसका हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने ये पूरी योजना बनाई है, मैं उसे अपनी मेहनत का फल नहीं खाने दूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य यज्ञेंद्र की ओर देखा। यज्ञेंद्र ने तुरंत सिर हिलाया। वो अच्छी तरह जानता था कि वेगाशूर्य उससे क्या चाहता था। फिर वो धीरे से पीछे हट गया। इस बीच आर्यन वेदिका के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हारे हर एक अपमान का चुन चुन कर हिसाब लूंगा। लेकिन इससे वेदिका की चिंता कम नहीं हुई और उसने कहा, तुम्हें सतर्क रहना होगा। धरतीमान ने जीवनामृत पिल बनाने में महारत हासिल कर रखी है और उसकी अंदरूनी शक्तियां भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ तक कि खुद महाप्रमुख भी उससे अच्छी जीवनामृत पिल तैयार नहीं कर सकते। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद जो दो शिष्य जड़ी बूटियां लेने गए थे वापस लौटे। इस बार उन्होंने जड़ी बूटियां लाने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया था। महाप्रमुख ने थोड़े गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों हुई? एक शिष्य ने सिर झुकाते हुए कहा, महाप्रमुख, माफ कर दो, मैं जड़ी बूटियां लाते समय गिर गया था, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। महाप्रमुख ने ठंडी आवाज में कहा, छोड़ो, अब जल्दी से अपना काम खत्म करो। तुरंत दोनों शिष्य आर्यन और धरतीमान के सामने जड़ी बूटियां रखने चले गए। जिस शिष्य ने गिरने का बहाना लगाया था उसने आर्यन को ठंडी नजरों से देखा और उसके सामने जड़ी बूटियां रख दी। महाप्रमुख ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुकाबला शुरू करो। फिर उसकी नजर आर्यन पर टिक गई और उसने मन ही मन सोचा, अब मैं देखता हूं कि तुम इसे कैसे तैयार करते हो। हकीम कौशल शक्तियों की तरह नहीं था, इसलिए कोई भी केवल अमर ऊर्जा को महसूस करके नहीं पता लगा सकता था कि सामने वाले व्यक्ति का कौशल किस स्तर का है, और यही कारण था कि कोई भी नहीं जानता था कि आर्यन का हकीम कौशल किस स्तर पर पहुंचा है। यहाँ तक कि महाप्रमुख भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। लेकिन महाप्रमुख को विश्वास था कि आर्यन जीवनामृत पिल को तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पिल कोई साधारण पिल नहीं थी। इसे बनाना मूल शक्ति पिल से सैकड़ों गुना मुश्किल था। पूरे अर्कराज कुल में केवल गिने चुने लोग ही इस पिल को तैयार कर सकते थे। तो आर्यन जैसे एक नौसिखिए का हारना तो तय था। आर्यन इस बार भी पिछले बार की तरह एक एक करके जड़ी बूटियों को ध्यान से देख रहा था। उसे पहले उनके गुणों को ध्यान से समझना था, तभी वह इसे तैयार कर सकता था। वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। दूसरी ओर धरतीमान ने तुरंत पिल तैयार करना शुरू कर दिया। वो जीवनामृत पिल बनाने में इतना निपुण था कि आंखें बंद करके भी इसे तैयार कर सकता था। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक धरतीमान का फनेस एक तेज धमाके के साथ फट गया। अमर ऊर्जा की तरंगें चारों ओर फैल गईं और तैयार ना हो सकी पिल का तरल जमीन पर बिखर गया। जोरदार धमाके ने आर्यन को भी चौंका दिया। अर्कराज कुल के सभी शिष्य और अन्य उपस्थित लोग भ्रमित हो गए। धरतीमान का फनेस फट गया, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? धरतीमान के चेहरे पर निराशा छा गई। वो गुस्से में बड़बड़ाया, यह नहीं हो सकता। मैं जीवनामृत पिल को अपनी आंखें बंद करके तैयार कर सकता हूँ, फिर ये धमाका कैसे हो सकता है? महाप्रमुख का चेहरा भी गंभीर हो गया था। उसकी नजरें धरतीमान पर जम गईं। पिल बनाते वक्त ऐसा कुछ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही कोई भी कितना निपुण हो, वो भी विफल हो सकता था। ये सामान्य बात थी। वेगाशूर्य ने मुस्कुराते हुए यज्ञेंद्र की ओर देखा। ये सारा कुछ उसी का क्या धरा था।
फिर वेगाशूर्य ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, धरतीमान भाई, तुमने हमें बहुत निराश किया है। तुमने महाप्रमुख को बहुत निराश किया है। महाप्रमुख ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इस चुनौती में भेजा और तुमने वेगाशूर्य ने लंबी सांस ली और खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, यह मेरी ही गलती है। अगर मैंने थोड़ा और जोर दिया होता तो शायद महाप्रमुख तुम्हारी जगह मुझे मंच पर भेज देते। धरतीमान का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जरूर इन जड़ी बूटियों में कोई गड़बड़ थी। महाप्रमुख, कृपया मुझे एक और मौका दें। महाप्रमुख का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम फिर से अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? धरतीमान ने सिर झुका लिया और कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं की। वहीं अर्कराज कुल के दूसरे बुजुर्ग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ये धरतीमान वास्तव में कुछ ज्यादा ही कर बैठा। इस समय कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है? इसने तो अर्कराज कुल की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। शायद उन जड़ी बूटियों में ही कोई गड़बड़ हो। मुझे याद है, जीवनामृत पिल जिन जड़ी बूटियों से बनती है उनमें से एक जड़ी बूटी ऐसी है जिसकी हुबहू दूसरी जड़ी बूटी भी मिलती है, लेकिन वह जहरीली होती है। जड़ी बूटियों में कोई समस्या नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। धरतीमान भारी मन से मंच से नीचे उतर आया। हालांकि आर्यन इससे थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। वह भी अपनी पिल प्रक्रिया में पूरी तरह डूबा हुआ था। धरतीमान भले ही पिल बनाने में असफल हो गया था, लेकिन यदि आर्यन भी पिल तैयार नहीं कर पाता तो यह मुकाबला बराबरी पर छूटता और उन्हें दोबारा से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। आर्यन के पास समय था, लेकिन वेदिका के पास नहीं। उसे शतौषधि पिल जल्द से जल्द चाहिए थी। इसके अलावा नागेंद्र कुल शिकार की भांति मौके की तलाश में था। अगर आर्यन का अनुमान सही था तो नागेंद्र कुल की सेना शायद पहले ही अर्कराज घाटी को घेर चुकी थी। 5 मिनट बाद आर्यन ने पिल बनाने की शुरुआत की। इस बार भी उसने नुस्खे के पारंपरिक तरीके का पालन नहीं किया, बल्कि एक नया तरीका अपनाया। वहीं महाप्रमुख उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे। वो एक भी विवरण नहीं छोड़ना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि आर्यन पिल कैसे बनाता है और उसके हकीम कौशल को समझना चाहते थे। फनेस में दिव्य फायर भड़क उठी। जड़ी बूटियां हवा में तैरने लगी। आर्यन की गति अत्यधिक तेज थी। जैसे ही पिल बनने वाली थी, उसने मन में चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। उसकी हथेली से निकलती अमर ऊर्जा और भी प्रबल हो गई और फनेस में ये शक्ति तीव्र गति से सिमटने लगी। आधे मिनट बाद अमर ऊर्जा अचानक शांत हो गई। आर्यन ने फनेस को घूरा और अपना सारा ध्यान उसमें बदलती हर छोटी सी छोटी प्रक्रिया पर लगाया। 10 सेकंड बाद उसकी हथेली से निकलती अमर ऊर्जा और भी भयंकर हो गई और अगले 2 सेकंड बाद एक हल्की सी आवाज गूंजी। हो गया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक लंबी सांस ली और अपने मन में सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो मेरी मानसिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। कोई भी उच्च स्तर की पिल बनाने में अंदरूनी शक्तियों के साथ बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। जैसे ही आर्यन ने फनेस खोला, एक अद्वितीय सुगंध चारों ओर फैल गई। आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जांच लीजिए। महाप्रमुख एक सदमे में थे। मैंने पहले कभी भी किसी को इस तरह पिल बनाते हुए नहीं देखा। इस लड़के के हकीम कौशल ने मेरी सारी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। ये आखिर कौन है? मैंने ऐसे युवा प्रतिभाशाली हकीम के बारे में पहले कभी नहीं सुना। फिर उन्होंने आर्यन के पूरे नाम पर गौर किया, आर्यन सिंह। क्या ये दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सिंह परिवार से हैं? महाप्रमुख गहरी सोच में डूब गए। उसकी नाक ने आर्यन की पिल से निकलती अमर ऊर्जा को हल्के से सूंघा। वो महसूस कर सकते थे कि यह पिल भी सुप्रीम श्रेणी की थी। फिर उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए धीरे से कहा, सुप्रीम श्रेणी की जीवनामृत पिल। जैसे ही यह शब्द गूंजे, अर्कराज कुल के सभी शिष्य और बुजुर्ग हतप्रभ रह गए। सुप्रीम श्रेणी की जीवनामृत पिल? क्या ये लड़का सच में पहली बार जीवनामृत पिल बना रहा है? यह आखिर कौन है? इस दौरान नागेंद्र कुल के योद्धा भी मूक रह गए। अगर ये केवल शूलमुक्ति पिल की बात होती तो वो कह सकते थे कि यह उसका भाग्य था, लेकिन जीवनामृत पिल, ये कोई ऐसी पिल नहीं थी जिसे केवल भाग्य के भरोसे पर बनाया जा सकता था। यहाँ तक कि एक अच्छा हकीम भी इसे आसानी से नहीं बना सकता था। तिम्रा उत्साहित होकर चिल्लाए, वो जीत गया, उसने जीत लिया। यंग मास्टर आर्यन ने दूसरा चरण भी पार कर लिया। वो सच में अद्भुत है, हा हा हा। वेदिका ने गहरी सांस ली। आर्यन को देखते हुए उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कि तुम आखिर कौन हो। हर कोई हैरान था। आर्यन ने न केवल जीवनामृत पिल सफलतापूर्वक बनाई थी, बल्कि उसने सुप्रीम श्रेणी की जीवनामृत पिल बनाई, जिसे बनाया और भी अधिक कठिन था। वेगाशूर्य का चेहरा कुछ अजीब हो गया था। अगर वो भी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा होता तो निश्चित रूप से हार जाता। इसके अलावा उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, क्यों उसने धरतीमान की जड़ी बूटियों में छेड़खानी की। अगर वो ऐसा नहीं भी करता तो भी उसकी हार निश्चित थी। आर्यन ने एक नज़र पिल को देखा और फिर महाप्रमुख की ओर देखते हुए बोला, क्या आप इसे फिर परखना चाहेंगे?
महाप्रमुख ने आर्यन की ओर तीव्र नजरों से देखा और कहा, अगले चरण की तैयारी करो। आर्यन जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर ऐसा है तो इसे मैं खा लेता हूँ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जीवनामृत पिल को निगल लिया। अमर ऊर्जा जोड़ 500 पॉइंट्स। आर्यन के चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, ये पिल सचमुच अद्भुत है। वो इस समय अमर ऊर्जा की कमी से जूझ रहा था और ये 500 पॉइंट्स उसे थोड़ी राहत देने के लिए काफी थे। कुछ मिनट बाद महाप्रमुख की गंभीर आवाज एक बार फिर गूंजी, तीसरा चरण, नीलकमल पिल। इस बार वेगासूर्य उत्साहित होकर आगे बढ़ा और बोला, महाप्रमुख, इस बार मुझे मौका दें। पूरे अर्कराज कुल में वह नीलकमल पिल का एकमात्र कुशल हकीम था। ये कहा जा सकता था कि उसे इस पिल को बनाने में महारत हासिल थी, क्योंकि यह पिल उसी के द्वारा विकसित की गई थी। महाप्रमुख ने आदेश दिया, वेगासूर्य, आगे बढ़ो। वेगासूर्य गर्व से भरकर बोला, ये शिष्य किसी भी हाल में असफल नहीं होगा। उसके मन में एक गुप्त खुशी उभर रही थी। उसने सोचा, लगता है कि महाप्रमुख को अब सिर्फ मुझसे ही उम्मीद है। हाँ, अब मैं निश्चित रूप से नया कुलपति बनूंगा। हालांकि भले ही वो नीलकमल पिल बनाने में महारती हो, फिर भी वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने एक बार फिर से छुपी हुई चाल के तहत यह गेंद की ओर इशारा किया। यह गेंद तुरंत वहां से गायब हो गया। फिर से जड़ी बूटियों में गड़बड़ की गई। अब आर्यन के पास भले ही असाधारण कौशल हो, वो इस चालबाजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वेगासूर्य अपने मन में गर्व से झूम रहा था। उसने आर्यन की ओर देखा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, और घमंड से कहा, लड़के, इस बार मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाकर रहूंगा। तैयार रहो हार मानने के लिए। हाँ, वो अपने मन में भले ही कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन आर्यन के मन में तो उसे थप्पड़ मारने का ख्याल चल रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी और उसने वेगासूर्य से कहा, क्यों ना हम इस मुकाबले को थोड़ा और रोमांचक बनाएं। वेगासूर्य के चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस छा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि आर्यन ने बाजी को और बड़ा करने की मांग की। क्या वो सच में मरने का शौक रखता था? नहीं, आर्यन शायद और भी भद्दे तरीके से हारने की कोशिश कर रहा था। वेगासूर्य ने तुरंत कहा, रोमांचक दांव, क्या दांव लगाना चाहते हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बात रोमांच की हो तो दांव भी वैसा ही होना चाहिए। जो भी हारेगा उसे पूरी तरह नग्न होकर मंच के चारों ओर 10 चक्कर लगाने होंगे। हिम्मत है तुम्हारी। वेगासूर्य के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आए और उसने कहा, ये तुमने खुद मांगा है, बाद में मुझे दोष मत देना। तो दांव लगाओ, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। कुलपति रघुराज जी, आप इस दांव के साक्षी हैं। अगर हारने वाला अपने वादे से मुकर गया तो? वेगासूर्य ने रघुराज की ओर देखा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उसे अपने हकीम कौशल पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन लड़ाई के मामले में उसे आर्यन का डर था। रघुराज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधान हकीम जी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। अगर वो मुकर गया तो मैं खुद उसे 10 चक्कर लगाने पर मजबूर करूंगा। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुलपति रघुराज जी, आप भी इस दांव में शामिल होना चाहेंगे? रघुराज ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया, लड़के, मुझे तुम्हारे खेल में कोई रुचि नहीं है। अगर तुम्हें दांव लगाना है तो हम अर्कराज कुल की इस चुनौती के बाद लगाएंगे। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, आपको आत्मा सील पिल में भी कोई दिलचस्पी नहीं है? ये सुनकर रघुराज का चेहरा अचानक बदल गया। आत्मा सील पिल का नाम सुनते ही उसके हाथ स्वतः मुट्ठियों में बदल गए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। कैसे दांव लगाना चाहते हो? आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, अब मेरा मन बदल गया है। आप जैसे लोगों के साथ दांव लगाना समय की बर्बादी है। वो बस ये देखना चाहता था कि रघुराज इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, और जैसा उसने सोचा, रघुराज के चेहरे के भाव देख उसे समझ आ गया कि वो जानता था कि आत्मा सील पिल उनके लिए कितनी खतरनाक है। रघुराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कठोर स्वर में कहा, तुमने हिम्मत कैसे की? आर्यन द्वारा इस तरह उसका मजाक उड़ाए जाने पर उसके दिल में उसके प्रति और नफरत भर गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें आत्मा सील पिल दिखाऊंगा। रघुराज का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। उसने दांत पीसते हुए वेदिका को देखा। वह जानता था कि आत्मा सील पिल उसी लड़की द्वारा विकसित की गई थी, और अब उसने इसे केवल 3 दिनों में आर्यन को भी सिखा दिया था, और अगर आर्यन ने इसे किसी और को सिखा दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर ये पिल गलत हाथों में चली गई तो उसका असर विनाशकारी हो सकता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अब आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी समय यह गेंद ने एक संकेत दिया और आवश्यक जड़ी बूटियां मंच पर रख दी गईं। वेगासूर्य के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभर आई। वो समझ गया कि यह गेंद ने जड़ी बूटियों में एक बार फिर से फेरबदल कर दी है। उसने सोचा, लड़के, अब देखता हूं तू कैसे जीतता है। वहीं आर्यन ने अपने सामने रखी जड़ी बूटियों का गहन निरीक्षण किया। हर जड़ी बूटी के गुण, स्तर और उनके संयोजन का गहराई से अध्ययन किया। वह जानता था कि नीलकमल पिल, जो आत्मा को मजबूत, मन को साफ और चेतना को विस्तार देती है, को बनाना बेहद कठिन था।
इस पिल को बनाने में 30 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए थीं। बनाने की प्रक्रिया जटिल थी और एक छोटी सी गलती भी विफलता का कारण बन सकती थी। वेगाशूर्य ने गर्व से कहा, लड़के, इस मंच पर तुम जैसे नौसिखिए का कोई काम नहीं है। अगर तुम मेरे सामने झुक जाते हो तो शायद मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। आर्यन ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, हार मानने का तो सवाल ही नहीं। रही बात झुकने की, मैं तुम्हें झुकाना नहीं बल्कि नंगा करके मंच के चारों ओर घुमाना चाहता हूँ। आर्यन के मन में उस दृश्य की छवि अभी भी अंकित थी जब वेगाशूर्य ने वेदिका को घुटनों पर झुकने पर मजबूर किया था। आर्यन ने ठान लिया था कि वो इससे भी ज्यादा निर्मम तरीके से वेगाशूर्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा ताकि वो मुंह दिखाने लायक भी ना बचे। निर्दयता के मामले में आर्यन से ज्यादा कोई निर्दयी नहीं हो सकता। वेगाशूर्य की प्रतिष्ठा को कुचलने का सबसे सही तरीका यही था कि उसे सबके सामने नंगा कर दिया जाए और लोगों के बीच उसका उपहास हो। आर्यन उसकी आंखों में देख सकता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत गंभीर है। शायद वो अर्कराज कुल के कुलपति पद पर नजरें गड़ाए बैठा था। अगर प्रतिष्ठा दिखाने का शौक है तो उसे ऐसे झुकाओ कि वो कभी उठ ना सके। वेगाशूर्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब तैयार रहो क्योंकि तुम्हें मंच पर नंगे होकर 10 चक्कर लगाने होंगे। जैसे ही उसने ये बात कही, वेगाशूर्य ने पिल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने नीलकमल पिल को खुद ही विकसित किया था और वह इसके हर पहलू से परिचित था, फिर भी वो अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस बार एक उच्च श्रेणी की पिल तैयार करना चाहता था। आर्यन को हराने के अलावा वो कुल के लोगों का दिल भी जीतना चाहता था। ये प्रतियोगिता उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। आखिर यह अर्कराज कुल के कुलपति पद का सवाल था जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था। इसलिए वो बेहद गंभीर हो गया और उसने अपना पूरा ध्यान इसमें लगा दिया। अब वो पूरी तरह से प्रक्रिया में मग्न हो चुका था। उधर आर्यन अभी भी सभी जड़ी बूटियों के गुणों की जांच कर रहा था। जब उसने एक जड़ी बूटी उठाई तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस बूटी का गुण सही नहीं है, ये अन्य बूटियों के गुणों के साथ मेल नहीं खा रही। अचानक से उसे धरतीमान के फनेस फटने की बात याद आ गई। वो तुरंत समझ गया कि यहाँ क्या झोल हो रहा था। उसने गुस्से में वेगाशूर्य को घूरा और मुस्कुराते हुए सोचा, सच में ये बुढ़ा तो एक शातिर लोमड़ी है। उसने एक बार के लिए सोचा कि इसका सबके सामने खुलासा कर दें। हालांकि अगर वह ये बात अभी कह देता तो ये मात्र एक गलती के रूप में देखा जाता और इससे वेगाशूर्य पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा मिटानी थी तो इस गलती को और भी अधिक बढ़ाना होगा। ठीक है, आर्यन ने मन ही मन कुछ सोचा, अब तुझे दिखाता हूं कि असली हकीम कौशल क्या होता है। तुरंत ही उसका दिमाग तेजी से गणनाएं करने लगा और उसने जड़ी बूटियों का मिश्रण शुरू कर दिया। नहीं, एक औषधि का गुण अभी भी कम है। नहीं नहीं, यह अब भी काम नहीं करेगा। उस विशेष बूटी का गुण बहुत जरूरी था। अगर उसका कोई सही विकल्प नहीं मिला तो वो नीलकमल पिल को सफलतापूर्वक तैयार नहीं कर पाएगा। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि वेगाशूर्य ने बहुत ही घातक चाल चली थी। यहाँ तक कि अगर वह स्वयं इस स्थिति में होता तो शायद वो भी इस जड़ी बूटी की कमी को पूरा नहीं कर पाता। नहीं, यह अब भी काम नहीं करेगा। आर्यन का दिमाग लगातार तेजी से दौड़ रहा था और उसके माथे से पसीना बहने लगा। तिम्रा चिंतित होकर वेदिका से बोली, मालकिन, आर्यन का इतना पसीना बहना क्या इस बात का संकेत है कि वो मुश्किल में है? वेदिका ने भी आर्यन के चेहरे की शिकन को देखते हुए सोचा, क्या प्रधान हकीम ने जड़ी बूटियों के साथ कुछ किया है? वहीं दूसरी तरफ अर्कराज कुल के शिष्य उसका मजाक उड़ाने में लगे थे। हा, प्रधान हकीम सच में महान हैं। वो नीलकमल पिल के निर्माता हैं। वो इसे लगभग पूरा कर चुके हैं, जबकि यह लड़का अब तक एक कदम भी नहीं उठा सका। ये डर के मारे पसीने में भीग रहा है। हा, देखते हैं यह इस बार कैसे बचता है। क्या यह अभी भी रोमांच का खेल खेलना चाहता है? अब यह मौत का रोमांच होगा। हा। महाप्रमुख की नजरें भी आर्यन पर टिकी थी। लड़के, अब आखिर तुम क्या सोच रहे हो? उसी समय आर्यन के दिमाग में एक रोशनी चमकी। ये नीलकमल पिल को बनाने का एक और तरीका था जो उसे सैकड़ों बार सोचने के बाद समझ आया। ये सही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत पिल बनाने में जुट गया। आर्यन ने बिना किसी हिचक के सबसे पहले मुख्य जड़ी बूटी को फनेस में डाल दिया। जैसे ही उसने ये किया, भीड़ में हलचल मच गई। वेदिका घबरा गई और उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, यह गलत है। महाप्रमुख की भी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, मुख्य जड़ी बूटी को सबसे पहले डालना। ये तो मुख्य नुस्खे से बिल्कुल विपरीत है। इस तरीके से सफलता असंभव है। लेकिन उनके ये शब्द उनके होठों तक नहीं पहुंचे। वो नहीं जानते थे कि अब आर्यन सबको किस तरह चौंकाने वाला है। भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये लड़का पागल हो गया है? नीलकमल पिल को कभी भी इस तरह नहीं बनाया जा सकता। ये लड़का सच में मूर्ख है। लगता है उसने पहले ही हार मान ली है।
हालांकि उनकी इन चर्चाओं से बहुत दूर आर्यन अब हर एक चीज को भूल चुका था और वह पूरी तरह से पिल बनाने में मशगूल हो चुका था। उसने दूसरी मुख्य जड़ी बूटी उठाई और फनेस में डाल दी। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। आखिर ये लड़का करने की क्या सोच रहा है? कहीं इसे कोई दौरा वोरा तो नहीं पड़ गया है? ये इस तरह कभी नहीं जीतेगा। जब सभी आर्यन पर हंस रहे थे, वेगाशूर्य ने हंसते हुए चिल्लाया, हो गया। फनेस के भीतर से एक चटक की साफ आवाज आई और एक अद्वितीय ऊर्जा सभी दिशाओं में बह गई और एक मीठी सुगंध सभी के नथुनों में घुस गई। हीरोइक श्रेणी की नील कमल पिल। कुल सभा के 8 बुजुर्गों में से एक बोले। उसने आंखों में चमक लिए, मंच पर वेगाशूर्य की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुमने हमें निराश नहीं किया। इन शब्दों के साथ ही अर्कराज कुल के सभी शिष्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधान हकीम वास्तव में प्रधान हकीम है। अब देखते हैं कि ये लड़का कैसे टिक पाता। हम जरूर जीतेंगे, हा हा हा। राहत की गहरी सांस छोड़ते हुए महाप्रमुख भी हल्के से मुस्कुरा दिए। हीरोइक श्रेणी की नील कमल पिल कोई साधारण पिल नहीं थी। इसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पूरे अमर द्वीप में शायद ही कोई होगा जो इस पिल को इस स्तर का बना सकता था। वेगाशूर्य भी इसे इस स्तर का बना पाया क्योंकि उसने बचपन से ही इस पिल पर शोध किया था। उसी समय रघुराज ने अपने बगल के एक शिष्य से फुसफुसाते हुए कहा, सभी को तैयार रहने को कहो। तीम्रा बहुत चिंतित थी क्योंकि उसने कहा, मालकिन, क्या हीरोइक श्रेणी की नील कमल पिल बहुत ऊंची है? वेदिका की भौहें कांप उठीं और उसने नीची आवाज में कहा, बहुत ऊंची? एक साधारण पिल को तो कोई भी हीरोइक श्रेणी की बना सकता है, लेकिन नील कमल पिल को इस श्रेणी की महाप्रमुख भी नहीं बना सकते। फिर वेदिका ने आर्यन को देखते हुए एक चिंतित भाव का खुलासा किया, जो अभी भी मंच पर पिल बनाने में जुटा हुआ था। उसने चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली। इस बीच वेगाशूर्य अपने हाथ में पिल लेकर धीरे धीरे मंच से नीचे चला आया। एक विजयी नायक की तरह थे, सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। कुल सभा के बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और सभी शिष्य और हकीम उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। उनके दिलों में वेगाशूर्य एक नायक बन चुका था। वो आर्यन के खिलाफ जीतने वाला था। वेगाशूर्य से मंच पर आर्यन को देखा और एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, लड़के, हार मान लो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसे पूरा भरोसा था कि आर्यन उसकी तरह नील कमल पिल को हीरोइक श्रेणी का नहीं बना सकता। यहाँ तक कि अगर वह बना भी लेता है तो भी उसकी हार मानी जाएगी। अगर उसे जीतना था तो कम से कम सुप्रीम श्रेणी की पिल बनानी होगी, जिसे बनाना पूरी तरह से असंभव था। वेगाशूर्य ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा, कुलपति पद तो अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, हा हा हा। उसे खुद पर अंदर ही अंदर गर्व महसूस हो रहा था। वहीं आर्यन अभी भी पिल बनाने में लगा हुआ था और उसके माथे से पसीना बारिश की बूंदों की तरह बह रहा था। उसकी मानसिक शक्तियां खत्म होने की कगार पर थी और अंदरूनी शक्तियां भी तेजी से खर्च हो रही थी। अमर ऊर्जा भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। ये देखते हुए उसने तुरंत अपने मन में चिल्लाया, चौथे लेवल की सोलस्टम तकनीक। आर्यन के शरीर से एक हल्की सी आवाज आई। इसी के साथ उसकी सारी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई। तुरंत उसने फनेस में शक्तियों की मात्रा और बढ़ा दी। लेकिन उसी समय एक तेज धमाका हुआ। यह आकाश में आतिशबाजी के फटने जैसा था और उसी वक्त फनेस के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बार फिर से आर्यन का फनेस फट गया था, लेकिन अब किसी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था और फिर भी उसने एक सुप्रीम श्रेणी की पिल बना दी थी। सभी को अब केवल ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या वो इस बार भी सफल हुआ है या फिर विफलता या सफलता। यही जानने की उम्मीद में सबकी नजरें मंच पर आर्यन पर टिकी थी। महाप्रमुख की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, कोई पिल नहीं। जैसे ही सबने ये सुना, खासतौर पर वेगाशूर्य के शिष्य और खुद वेगाशूर्य एक पल के लिए तो शांत हो गए और फिर जोर से हंस पड़े। लड़के, तुम हार चुके हो। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने टिकने की? जल्दी से अब अपने कपड़े उतरो और एक नंगे मेढक की तरह उछलते हुए मंच के 10 चक्कर लगाओ। आर्यन के मुंह का कोना पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं और वो भी जोर से हंस पड़ा। कोई पिल नहीं, बूढ़े कुत्ते, अपनी आंखें चौड़ी कर और ध्यान से देख। उसी समय तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से एक पतली रोशनी नीचे गिरी। रोशनी आर्यन के सिर से कुछ मीटर ऊपर हवा में आकर रुक गई। उसी पल टूटे हुए फने से जड़ी बूटियों का तरल निकला और आर्यन के सिर पर तैरती रोशनी के साथ संघनित होने लगा। कुछ ही सेकंड में रोशनी एक गोली के आकार में बदल चुकी थी। सब भौचक के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह की तकनीक थी या फिर ये कोई जादू था। बहुत से लोग इतने डर गए कि उन्होंने सांस लेना तक छोड़ दिया था। आखिर कैसे एक पिल हवा में बन सकती थी? ये किस तरह की शक्ति थी? ये किस तरह का हकीम कौशल था? उनकी समझ से बाहर था। महाप्रमुख की आंखें कसने लगीं और उनका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। पिल को देखकर जो बनी हुई थी और अभी भी हवा में तैर रही थी, उसका भाव बदल गया। आसमानी पिल तकनीक।
आर्यन के सिर के ऊपर एक नीले रंग की चमकती हुई पिल तैर रही थी, जो ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग से उतरी हो। आसमानी पिल तकनीक, ये एक ऐसी तकनीक थी जो केवल कहानियों में सुनाई देती थी। अब जब आर्यन ने इसका इस्तेमाल किया तो सभी लोग भौंचक के रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ और यह किस तरह की तकनीक थी। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ हुआ वह सामान्य नहीं था। अचानक आसमान में गर्जना हुई, बादल छट गए और आसमानी ऊर्जा तेजी से आर्यन के सिर पर तैरती पिल में समाने लगी। कुछ ही पलों में नीले रंग की पिल पर 5 गुलाबी लकीरें उभर आई। आसमानी शक्ति, महाप्रमुख का माथा लगभग चकरा रहा था। आर्यन की तकनीक के इस प्रदर्शन ने उसे बेहद चौंका दिया था। एक वरिष्ठ हकीम ने धीमे स्वर में कहा, क्या ये वही तकनीक है जिसमें आसमानी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पिल तैयार की जाती है? क्या इस तकनीक के बारे में जो कहानियां थी वो सब सच थी? दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन यकीन मुझे भी नहीं हो रहा। महाप्रमुख भी असमंजस में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह तकनीक सच हो सकती है, लेकिन आर्यन द्वारा उपयोग की गई तकनीक को देखकर उन्हें मानना ही पड़ा कि यही आसमानी पिल तकनीक थी। सभी के हैरानी से भरे चेहरों को देखकर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आसमानी पिल तकनीक, तो इसे इस नाम से जाना जाता है। हा, अच्छा नाम है, काफी डरावना और प्रभावशाली लगता है। ये सोचते हुए उसने घमंड भरे स्वर में कहा, वाह, तो तुम इसे जानते हो, लगता है तुम्हारी जानकारी अच्छी है। फिर उसने चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर मैं इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूं तो समझ लो मैं पूरे अर्कराज कुल के हकीमों को कुचल सकता हूं। भले ही तुम्हारा हकीम कौशल कितना भी बेहतर हो, लेकिन क्या वो मुझसे भी बेहतर हैं? महाप्रमुख ने गंभीरता से आर्यन की ओर देखा और पूछा, तुम आखिर हो कौन? आर्यन मुस्कुराया, पता लगाओ। इस पर वेगाशूर्य गुस्से से चीख पड़ा, लड़के इतना मत इतराओ, ये मेरा क्षेत्र है, मेरी जमीन। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली हकीम कौशल क्या होता है। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही इतराऊंगा, अगर दम है तो मुझे काट कर दिखा, बूढ़े कुत्ते। वेगाशूर्य की आंखें लाल हो गईं और उसने चीखते हुए कहा, पिल बनाना धैर्य, सटीकता, आत्मा और दृढ़ता का खेल है। तुमने जो ये दिखावा किया है, इसे किसी आसमानी तकनीक का नाम देकर प्रचारित मत करो। ये एक बंदर की हरकत से ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखो, ये नीलकमल पिल की प्रतियोगिता है। अगर तुमने कुछ और बनाया तो तुम्हारी हार निश्चित है। वेगाशूर्य ने अपनी नीलकमल पिल दिखाई, जो हीरोइक श्रेणी की 9वें स्तर की पिल थी। देख लो, मेरी पिल तुम्हारी इस 5धारी पिल से कहीं उच्च दर्जे की है। मैं पहले ही तुमसे जीत चुका हूँ। अर्कराज कुल के शिष्य भी चिल्लाने लगे, सही कहा, ये नीलकमल पिल की प्रतियोगिता है। यदि तुमने कुछ और बनाया है तो तुम हार गए। आसमानी पिल तकनीक, हाँ, ये सिर्फ दिखावा है। आर्यन धीरे धीरे मंच से नीचे आया और वेदिका के पास पहुंचा। उसने उसकी कमजोर हालत को देखकर कहा, थोड़ा और सहन करो। वेदिका ने हल्की सी मुस्कान दी। वो भी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन का हकीम कौशल इतना उच्च स्तर का होगा। तिम्रा ने मुस्कराते हुए कहा, यंग मास्टर आर्यन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पहले वो आर्यन को उसके नाम या तुम कहकर बोलती थी, लेकिन अब आप और यंग मास्टर कहकर सम्मान दे रही थी। आर्यन के प्रति तिम्रा का ये बदलाव उसके अद्वितीय हकीम कौशल को देखने के बाद हुआ था। आर्यन महाप्रमुख के पास पहुंचा और पिल उनके हाथ में थमा दी। आप जानते हैं कि यह नीलकमल पिल है या नहीं? ये पहली बार था जब महाप्रमुख ने कहानियों में सुनी आसमानी पिल तकनीक देखी थी, और यह पहली बार था जब उन्होंने इस तकनीक द्वारा तैयार की गई पिल देखी थी। जैसे ही उनके हाथ में पिल आई, उनकी चेतना में एक जोरदार हलचल हुई। उनका शरीर थोड़ा कांपने लगा, फिर वह शांत हो गए। कुछ पल के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो ये जीवन और मृत्यु का मामला हो। लगभग 2 मिनट बाद महाप्रमुख ने आंखें खोली और आर्यन को उत्साह भरी नजरों से देखा। ये पिल, वो इतने उत्तेजित थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सभी लोग महाप्रमुख की ओर देखने लगे। तभी आर्यन ने पिल उनके हाथ से वापस ली और कहा, नतीजा बता दीजिए। इसे कैसे बनाया, ये समझाने का समय मेरे पास नहीं है। महाप्रमुख थोड़े से नाखुश दिखे जब आर्यन ने उनके हाथों से पिल ली। फिर उन्होंने मजबूरी में दांत भींचते हुए कहा, ये पिल सुप्रीम श्रेणी 5वें स्तर की है और यह एक उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली नीलकमल पिल है। ये सुनकर पूरे अर्कराज कुल में खलबली मच गई। वेगाशूर्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झपटते हुए कहा, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। नीलकमल पिल हीरोइक श्रेणी की पिल है, ये सुप्रीम श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती। महाप्रमुख, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की? वेगाशूर्य, जिसने खुद नीलकमल पिल को विकसित किया था, इसे अच्छी तरह से समझता था। महाप्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। ये वास्तव में सुप्रीम श्रेणी की पिल है और इसके ऊपर जो ये 5 गुलाबी धारी हैं, वो इस बात का सबूत है कि यह 5वें स्तर की हैं। रही बात तुम्हारी नीलकमल पिल की, वो इसकी तुलना में बस कचरे के समान है। वेगाशूर्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या
कचरे के समान। महाप्रमुख, ये आप क्या कह रहे हैं? आसपास खड़े शिष्यों की आंखें सिकुड़ गई और भौहें तन गई। वेगाशूर्य ने तुरंत अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा, महाप्रमुख, मेरा वो मतलब नहीं था, कृपया इसे फिर से देखें। कहीं आप इस लड़के की चाल में फंस तो नहीं गए? लेकिन महाप्रमुख अपनी बात पर अडिग थे और उन्होंने कहा, मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा है और यह स्पष्ट है, हम हार गए हैं। यह असंभव है। वेगाशूर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में आर्यन को घूरते हुए कहा, मैं इस लड़के से हार नहीं सकता। महाप्रमुख ने अपनी आंखें तरेरी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, हार को स्वीकार करो। अर्कराज कुल हारने के बाद बहाने नहीं बनाता। उसी पल आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ मंच की ओर कदम बढ़ाया। उसने कहा, चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है, तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आपके अर्कराज कुल में बहाने बनाने की आदत है। महाप्रमुख ने गुस्से में उसे देखा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्यन हंसते हुए मंच पर चढ़ गया। उसने एक जड़ी बूटी महाप्रमुख के सामने फेंकी और कहा, क्या आप इसे बहाना नहीं मानेंगे? आपने मुझे ये नकली जड़ी बूटी दी, क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? ऐसा ही कुछ पिछले चरण में भी हुआ था, लेकिन उस समय दुर्भाग्यशाली धरतीमान था और इस बार मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अर्कराज कुल में कोई शर्म बाकी है? आर्यन के अंतिम शब्दों ने महाप्रमुख के दिल में हथौड़े की तरह चोट की। उन्होंने जमीन पर पड़ी जड़ी बूटी को उठाया और उसका निरीक्षण किया। उनका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये किसने किया? किसने ये जड़ी बूटी बदली? तुरंत इसका पता लगाओ। आर्यन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किसने किया है। महाप्रमुख ने पूछा, किसने किया? आर्यन ने तिरछी मुस्कान के साथ अपनी उंगली उठाए और सीधे वेगाशूर्य की ओर की। ये सब प्रधान हकीम का किया धरा है, वो अर्कराज कुल का कुलपति बनना चाहता है। बाकी आप समझदार हैं। पहले इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह मुझ पर आई तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेगाशूर्य का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने गुस्से से कहा, लड़के, मुझे बदनाम मत करो। यह मत समझना कि जीतने के बाद तुम कुछ भी कह सकते हो। एक हकीम मर सकता है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, फिर तो तुम अद्भुत हकीम हो। उसी वक्त धरतीमान ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाप्रमुख, मैं जीवनामृत पिल बनाते समय असफल नहीं हो सकता था, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। इसमें जरूर जड़ी बूटी में कोई गड़बड़ी थी। महाप्रमुख की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, वेगाशूर्य, यह क्या हो रहा है? यह अर्कराज कुल के सम्मान पर सीधे चोट थी। महाप्रमुख का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा, यह एक अलग बात थी, लेकिन अर्कराज कुल की प्रतिष्ठा का इस तरह मिट्टी में मिल जाना, यह उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था, क्योंकि वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि धरतीमान जैसे अनुभवी हकीम से एक साधारण गलती नहीं हो सकती थी। वो इसके बारे में जितना अधिक सोच रहे थे, उतना ही उन्हें बातें साफ होती जा रही थी कि कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों में कोई तो छेड़छाड़ की गई थी। महाप्रमुख ने गुस्से में वेगाशूर्य की ओर देखा। वेगाशूर्य ने तुरंत कहा, महाप्रमुख, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो पूरे समय यहीं था। फिर मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकता हूँ? इसके अलावा पिल बनाते समय फनेस में विस्फोट होने की संभावना हमेशा रहती है। ये सिर्फ संयोग था कि यह मेरे छोटे भाई धरतीमान के साथ हुआ। महाप्रमुख, मैं सच में निर्दोष हूँ। ये लड़का मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। उसकी आवाज में गहरा दर्द झलक रहा था और आंखों में ऐसे आंसू थे मानो उसे कोई बहुत बड़ा अन्याय सहना पड़ा हो। उसकी यह बातें सुनकर आर्यन हंस पड़ा। मानना पड़ेगा, नाटक तो तुम कमाल का कर लेते हो। इसके लिए तुम्हें एक पुरस्कार मिलना चाहिए। वेगाशूर्य ने खा जाने वाली नजरों से आर्यन की ओर देखा और गुस्से में बोला, तुम कौन हो? तुम अर्कराज कुल में क्यों आए हो? महाप्रमुख, ये लड़का निश्चित रूप से कोई षड्यंत्रकारी है जो हमारे कुल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ आया है। लेकिन आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहा, षड्यंत्रकारी? ठीक है, मैं हूँ, लेकिन क्या तुम खुद को मासूम कहोगे? मैंने तो सुना था कि अर्कराज कुल बहुत सम्माननीय है। तो फिर? आर्यन की बात खत्म होने से पहले ही महाप्रमुख गरजते हुए बोले, बस अब और कुछ मत कहो। उसी समय अर्चिनेश्वर यज्ञेंद्र को पकड़कर अपने साथ मंच पर लेकर आया और कहा, महाप्रमुख, मैंने इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की और पता चला कि इस यज्ञेंद्र ने ही छोटे भाई धरतीमान और आर्यन की जड़ी बूटियों में छेड़खानी की थी। महाप्रमुख ने गुस्से में यज्ञेंद्र की ओर देखा। वेगाशूर्य को डर था कि यज्ञेंद्र कहीं उसकी पोल ना खोल दे। वो तुरंत गुस्से में तमतमाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और उसने यज्ञेंद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, धूर्त, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने इतना नीच काम किया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा दिया। आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानने से इनकार करता हूँ। इसी समय रघुराज की आंखें छोटी हो गई और उसके बगल में एक बुजुर्ग ने उसके पास झुककर कहा, क्या हमें कुछ करना चाहिए कुलपति?
रघुराज ने सिर हिलाकर मना कर दिया। दूसरी तरफ यज्ञेंद्र थप्पड़ पड़ने के बाद बेहद गुस्से में था और उसने घूरते हुए वेगासूर्य की ओर देखा। तभी वेगासूर्य ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। धूर्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे अभी भी घूर रहे हो। सच में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या नाटक चल रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक तुच्छ सा शिष्य भला क्यों और किस फायदे से अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा करेगा। हा, एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि कौन इसके पीछे हैं। आर्यन के इन शब्दों ने जैसे आग में घी डालने का काम किया, जिसकी लपटें आसमान तक ऊंची उठी। वेगासूर्य का चेहरा बदल गया। वो अब आर्यन से दिल के भीतर तक से नफरत करने लगा था। महाप्रमुख यज्ञेंद्र के पास गए और गंभीर स्वर में बोले, सच बताओ, ये सब किसने किया? यज्ञेंद्र के हाथों से अब बात निकल गई थी और वह बार बार आंखों के कोनों से रघुराज को देख रहा था। भले ही इस चीज को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये बात आर्यन की नजरों से छुपी नहीं रह सकी। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया, वाह, यहाँ तो कुछ बड़ा ही खेल चल रहा है। असली साजिशकर्ता कहीं और है। यज्ञेंद्र ने गुस्से में वेगासूर्य की ओर देखा और उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि धरतीमान जी को फंसाना होगा ताकि उनका कुलपति पद सुरक्षित रह सके और जड़ी बूटियों में छेड़खानी करने के लिए कहा। वेगासूर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में उसने यज्ञेंद्र को और जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश की। उसके इस थप्पड़ में इतनी शक्तियां थी कि यज्ञेंद्र तुरंत मारा जाता, लेकिन अर्चिनेश्वर ने उसे रोक दिया और कहा, तुम उसे मारकर सच्चाई नहीं झुठला सकते। जो सच है वह अब सबके सामने है। महाप्रमुख ने कड़क स्वर में कहा, सैनिकों, इन दोनों को जल्दी से पकड़ लो। उसी वक्त आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, रुकिए। वो मंच से नीचे उतर कर आया और बोला, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप इन्हें पकड़ते हैं या फिर छोड़ते हैं, लेकिन मुझे अभी भी इनसे हिसाब चुकता करना है। महाप्रमुख ने संदेह भरी नजरों से आर्यन की ओर देखा और पूछा, कैसा हिसाब? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, भूल गए क्या? मेरी शर्त लगी थी, जो हारेगा वो नग्न होकर मंच के 10 चक्कर काटेगा, बस वही हिसाब चुकता करना है। महाप्रमुख का चेहरा गहरा हो गया और कुल के कोई और बुजुर्गों का भी चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। उनमें से तुरंत कई चीख पड़े, लड़के, अपनी सीमा में रहो, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे? सभी आर्यन की इस बात पर नाराज थे, लेकिन आर्यन को उनकी नाराजगी से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बहुत खुश था। जब वेदिका को अपमानित किया जा रहा था तो किसी ने ये क्यों नहीं सोचा? आर्यन ने वेगासूर्य की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम खुद अपने कपड़ों को उतारोगे या फिर मुझे उतारने होंगे? वेगासूर्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, लड़के, अपनी हद में रहो, वरना क्या? आर्यन ने बीच में ही उसकी बात काट दी और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर लात मारते हुए बोला, तुमने 3 दिन पहले एक कमजोर लड़की को घुटनों के बल बैठाने पर मजबूर किया, उसको सिर झुकाने पर मजबूर किया। तब तुम्हें अपनी इस हद का ख्याल क्यों नहीं आया? अब उस समय के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर आज तुमने अपने किए की सजा के रूप में नग्न होकर मंच के 10 चक्कर पूरे नहीं किए तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा गहरा गुस्सा और धमकी थी कि हर कोई सन रह गया। वेगासूर्य जमीन पर गिर पड़ा। उसने महाप्रमुख से मदद की गुहार लगाई, महाप्रमुख, मुझे बचाए। लेकिन महाप्रमुख ने उसे अनदेखा कर दिया। अर्कराज कुल के किसी भी सदस्य ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि कोई भी उसकी की गई गंदगी को खुद पर नहीं लपेटना चाहता था। तुरंत ही वेगासूर्य भागते हुए रघुराज के पास गया और बोला, कुलपति, मुझे बचाए, मुझे बचा लीजिए। रघुराज ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, हटो यहाँ से, मैं केवल यहाँ प्रतियोगिता का एक साक्षी हूँ, बचाना मेरा काम नहीं है। वेगासूर्य लुढ़कते हुए आर्यन के पैरों में आकर गिरा। उसी समय आर्यन ने वेगासूर्य की गर्दन पकड़कर उसे उठाया और उसे मंच पर फेंक दिया। अब जल्दी से नंगा होकर दौड़, और अगर एक भी चक्कर कम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाप्रमुख ने आर्यन को घूरा और उन्होंने गुस्से में अपने दांत कस लिए। आर्यन यहाँ किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं आया था, वो तो यहाँ उनके कुल को नीचा दिखाने के लिए आया था। वो उनके कुल से वेदिका का बदला लेने के लिए आया था। इसी वजह से अब उनके दिल में वेदिका के लिए और नफरत बढ़ गई। फिर उन्होंने अपने गुस्से को छिपाते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ वेदिका का पक्ष लेने आए हो, है ना? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने सही पहचाना। आर्यन का उद्देश्य साफ था, एक तो वो अर्कराज कुल से वेदिका के अपमान का बदला लेना चाहता था और एक में उसका जाति फायदा था, क्योंकि उसका औषधि घर की प्रतियोगिता जीतने का मिशन पूरा नहीं हुआ था। महाप्रमुख ने आंखों में गुस्से की चिंगारी लिए हुए गहरी आवाज में कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वो गुस्से में आगे बोले, चौथा चरण, रणवेगपिल। इसके साथ ही उन्होंने आंखों से एक बुजुर्ग की ओर इशारा किया। उसी समय कुल सभा के अन्य 7 बुजुर्गों में से एक, जिन्होंने नीले वस्त्र पहने हुए थे, आगे आए और बोले, वरिष्ठ, मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए। वेदिका के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं।
तिमरा ने डरते हुए चिल्लाकर कहा, महाप्रमुख, क्या ये सही है कि कुल सभा के एक बुजुर्ग से उसका मुकाबला कराया जाए? क्या यह हर राजकुल के लिए शर्म की बात नहीं है? कुल सभा में 8 बुजुर्ग थे, जिनमें से हर एक उच्च स्तर का हकीम था और उनका हकीम कौशल अद्वितीय स्तर का था, लेकिन अन्य 7 की तुलना में महाप्रमुख थोड़े उच्च स्तरीय हकीम थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था बाकी कमजोर थे, वो सभी अपनी अपनी अद्वितीय तकनीकों और अपनी द्वारा विकसित की गई पिल्स में महारती थे। जैसे अभी जो नीले कपड़ों में बुजुर्ग सामने आए थे, उन्हें युद्धवैद्य नाम से जाना जाता था और उन्होंने रणवेग पिल बनाने में महारत हासिल कर रखी थी। पिछले 3 चरण साधारण पिल निर्माण के थे, लेकिन चौथा चरण बिल्कुल अलग था। रणवेग पिल, जिसे खाकर किसी योद्धा की शक्ति युद्ध के समय तुरंत कई गुना बढ़ सकती थी, को बनाना बेहद कठिन था। ये वो पिल थी जिसका सपना हर योद्धा देखता था। ये पिल कुछ उसी तरह काम करती है जिस तरह आर्यन द्वारा बनाई गई शक्तिप्रभा पिल काम करती थी, लेकिन अमरद्वीप के योद्धाओं के लिए वो इतनी असरदार नहीं थी, क्योंकि यहाँ सबसे निचले स्तर का योद्धा भी एक आत्मवीर था और शक्तिप्रभा पिल आत्मवीर की चुटकी भर शक्तियों तक को नहीं बढ़ा सकती। उसी समय वेदिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़े सम्मान के साथ कहा, महाप्रमुख, क्या मैं प्रतियोगिता से हट सकती हूँ? अचानक वेदिका के ऐसा बोलते ही एक पल के लिए आर्यन भी हैरान रह गया। ये दृश्य अर्कराज कुल के कई शिष्यों के लिए भी अप्रत्याशित था। वेदिका ने ये कदम उठाया क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि रणवेग पिल कोई साधारण पिल नहीं थी। पहली बात तो ये कि यह एक युद्ध पिल थी। हकीम कौशल में इस तरह की पिल्स को बनाना सबसे कठिन माना जाता था। दूसरी बात यह कि आर्यन इस तरह की पिल्स बनाने में निपुण नहीं था, लेकिन प्रमुख बुजुर्ग युद्धवैद्य युद्ध पिल बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। उनकी युद्ध पिल्स पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्कराज कुल की आधी से ज्यादा युद्ध पिल्स उन्होंने ही विकसित की थी। उनके जैसे युद्ध पिल्स बनाने में निपुण हकीम पूरे अमरद्वीप पर केवल कुछ ही होंगे। महाप्रमुख ने वेदिका की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए उपहास भरे लहजे में कहा, क्या हुआ? डर लग रहा है? वेदिका ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं प्रतियोगिता से हट सकती हूँ? उसने सीधे मान लिया कि वो भयभीत थी, लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले ही महाप्रमुख की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने व्यंग्य से कहा, नहीं, तुमने अर्कराज कुल को इस स्थिति में पहुंचाया और अब तुम पीछे हटना चाहती हो। वेदिका, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने सामने तड़पते हुए देखूंगा, महाप्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। वेदिका के प्रति उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसे खत्म करना नामुमकिन था। उसका बेटा और पोता दोनों वेदिका के कारण मारे गए थे। वो उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाले थे। वेदिका का चेहरा डर से तन गया। तभी आर्यन वेदिका के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने महाप्रमुख की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं वेदिका को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसने वेदिका के कांपते हुए हाथों को कसकर थाम लिया। महाप्रमुख ने उपहास करते हुए कहा, ठीक है आर्यन, चलो शुरू करते हैं। आर्यन ने वेदिका की ओर देखा और धीरे से कहा, डरो मत, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया और इन सभी बुरे अहंकारी लोगों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। उसका स्वर इतना आत्मविश्वास भरा था कि आसपास के अर्कराज कुल के शिष्यों को उससे और भी अधिक नफरत हो गई। महाप्रमुख का चेहरा भी गुस्से में तमतमा उठा। बुजुर्ग युद्धवैद्य मंच पर चढ़ चुके थे। उन्होंने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, लड़के, मंच पर आओ और शुरू करो। आर्यन ने वेदिका का हाथ छोड़ा और धीरे धीरे मंच पर चढ़ने लगा। इस बीच उसने मन ही मन पूर्वज रुद्रदेव से कहा, पूर्वज, मुझे रणवेग पिल बनानी है तो मुझे डेथ गॉड सील का उपयोग करके आत्माओं को बुलाना है, पर मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्या आपके पास कोई उपाय है? पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, ठीक है। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। इस बार आर्यन ने पहल की। उसने जल्दी से सभी जड़ी बूटियों को समझा और साथ ही अपने ख्याल डेथ गॉड सील से जोड़े। उसने कहा, साथियों, मुझे मदद की जरूरत है। अरे मालिक, आखिरकार आपने हमें याद किया। हाँ, क्या अब हमारी बारी आ गई है? मालिक, हमें बस बताइए कि क्या करना है। वो पाताल लोक से निकलने के बाद से ही उसकी मदद करने के लिए तत्पर थे, लेकिन अभी तक आर्यन ने उन्हें बाहर आने का मौका नहीं दिया था। वो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने कहा, मुझे सबसे मजबूत योद्धा की जरूरत है। किसकी शक्ति सबसे अधिक है? मेरी। मैं चौथे स्तर का सर्व सम्राट हूँ, यहाँ का सबसे मजबूत व्यक्ति। लगभग 60 वर्षीय एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी आत्मा को मुक्त करूंगा और इसे एक पिल में समाहित करूंगा। तुम्हें थोड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी, लेकिन मैं जल्दी से पिल तैयार कर लूंगा। ठीक है। बूढ़े ने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं किया। लगभग 3 मिनट बाद आर्यन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। अब बस आत्मा सार को पिल में समाहित करना बाकी था। उसने मन में कहा, पूर्वज।
तभी डेथ गॉड सील से एक आत्मा ऊर्जा के आवरण में लिपटी हुई बाहर निकली और पिल में समाहित हो गई, और उसी समय आर्यन ने भी अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से आत्मा को काबू किया और पिल को बनाने में जुट गया। 10 सेकंड बाद आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। पिल बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ये देखकर चारों ओर एक हलचल सी मच गई। क्या उसने सच में पिल बना ली? सिर्फ 5 मिनट में? क्या वो सच में एक युद्ध पिल बना सकता है? क्या युद्ध पिल्स को इतनी आसानी से बनाया जा सकता है? वहां मौजूद सभी लोग संशय में थे, क्योंकि युद्ध पिल्स बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जाती थी। लेकिन आर्यन ने सिर्फ 5 मिनट में एक युद्ध पिल बना दी, ये बात कहीं से भी उनके गले में नहीं उतर रही थी। महाप्रमुख की भौहें भी तन गईं। उन्होंने पिल को संदेह से देखा और मन में बड़बड़ाए, ये दिखने में तो एक साधारण सी पिल लग रही है। क्या इस पिल सच में कुछ खास है भी या नहीं? वहीं युद्धवेद्य ने भी अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और उसकी ओर से एक हल्की सी आवाज आई और उसने कहा, हो गया। युद्धवेद्य ने जो पिल बनाई थी वो देखने में ही असाधारण लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 5वें स्तर की हीरोइक श्रेणी वाली रणवेग पिल। ये पिल शून्यवीर से नीचे के किसी भी योद्धा की अमर शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकती है। साथ ही अमर ऊर्जा के अवशोषण की गति 3 गुना तेज कर सकती है। जैसे ही उसने ये बताया, अर्कराज कुल के सदस्यों के कोई प्रतिक्रिया देने से पहले रघुराज का चेहरा काला पड़ गया। उसके हाथों की मुट्ठियां भिंच गई और उसने अपने मन में कहा, अब इस अर्कराज कुल का जल्दी से जल्दी नामो निशान मिटाना होगा। अर्कराज कुल के लोग वास्तव में अद्वितीय हकीम थे। वो जब इस तरह की युद्ध पिल बना सकते थे तो उन्हें फिर से इस क्षेत्र पर राज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये चीज कहीं ना कहीं रघुराज को महसूस हो चुकी थी और वो अब उनका पूरी तरह से नामो निशान मिटाना चाहता था। युद्धवेद्य पिल लेकर मंच से नीचे आया और उसने उसे महाप्रमुख के हाथों में सौंप दिया। महाप्रमुख के चेहरे पर भी संतोष की झलक आ गई। युद्धवेद्य ने ये सिद्ध कर दिया है कि अर्कराज कुल ही सर्वोच्च है। ये पिल न केवल उच्च गुणवत्ता की है बल्कि इसका प्रभाव भी अद्वितीय है। बहुत खूब, बहुत अच्छे प्रमुख युद्धवेद्य, महाप्रमुख ने हंसते हुए कहा। अर्कराज कुल के सभी शिष्य खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि आर्यन इस स्तर की युद्ध पिल नहीं बना सकता और इसका मतलब था जीत उनकी हुई। लड़के, अब तुम्हारी बारी है, पिल लाओ और दिखाओ, महाप्रमुख ने व्यंग्य करते हुए कहा। आर्यन धीरे धीरे मंच से नीचे उतरा और उसने अपनी पिल महाप्रमुख को सौंप दी। महाप्रमुख ने पिल को हाथ में लिया और उसकी जांच करने लगे। उनका चेहरा अचानक कठोर हो गया। हर किसी ने महाप्रमुख के चेहरे के बदले हुए भावों को देखा और उनका दिल उनके गलों तक आ गया। उन्हें डर लग रहा था कहीं इस बच्चे ने फिर से कोई सुप्रीम श्रेणी की पिल ना बना दी हो। उसी समय महाप्रमुख के होठ एक तिरछी मुस्कान में मुड़ गए और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, ये पिल बस एक कचरा है। ये सुनते ही अर्कराज कुल के सभी शिष्य एक बार फिर से खुशी में झूम उठे। आखिर उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। कचरा पिल, हा, मुझे पता था, ये लड़का केवल दिखावा कर रहा था। अब हारने पर इसके हाथ काट दो। उनके दिलों में जो आर्यन के प्रति गुस्सा था, आखिरकार उसे बाहर आने का मौका मिल गया था। भीड़ में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। महाप्रमुख के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। वो उस पिल को सैकड़ों बार देख चुके थे लेकिन उसमें कोई शक्ति का अंश नहीं था। वो पूरी तरह से एक बेकार पिल थी। आर्यन ने चारों ओर हंसते चेहरों को देखा। वह शांत था। फिर उसने महाप्रमुख की ओर देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, महाप्रमुख, क्या आप सच में इसे बेकार गोली मानते हैं? लड़के, महाप्रमुख एक कुशल जांचकर्ता है। वो सूंघकर ही पिल की गुणवत्ता बता सकते हैं और तुम उन पर शक कर रहे हो। महाप्रमुख कभी गलत नहीं होते। भीड़ में सबकी नजरें महाप्रमुख पर टिक गईं। महाप्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी जान की शपथ लेकर कह सकता हूँ कि ये पिल बेकार है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। वो इससे पहले कभी गलत साबित नहीं हुए थे। उन्होंने जब से इमोर्टल रूट को अवशोषित किया था, वो हर एक पिल के गुण को अच्छे से पहचान सकते थे और उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। आर्यन ने फिर से पूछा, अगर ये एक कचरा पिल नहीं हुई तो आप क्या करोगे? महाप्रमुख ने कहा, अगर तुम ये साबित कर देते हो कि ये एक कचरा पिल नहीं है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आर्यन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि गलत साबित होने पर आप वेदिका के सामने घुटने टेको और सभी के सामने उससे माफी मांगो। महाप्रमुख का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने एक नज़र आर्यन को घूरा और फिर वेदिका को। उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। वो पहले ही उस पिल को सैकड़ों बार जांच चुके थे लेकिन नतीजा बस एक ही था, बेकार। आर्यन के घमंडी चेहरे का सामना करते हुए महाप्रमुख की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने कहा, ठीक है। आर्यन के अहंकारी रवैये और शक्ति का सामना करते हुए महाप्रमुख की आंखें तन गई और उन्होंने जोर से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मुझे आसमानी पिल तकनीक सिखाओगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने अर्कराज कुल के उन शिष्यों को देखा जो अब भी उसका मजाक उड़ाते हुए खड़े थे और उसने कहा, ये पिल भले ही रणवेग पिल है लेकिन इसमें जो शक्ति है उससे एक आत्मा को बुलाया जा सकता है। इस पिल को निगलने के बाद एक आत्मा तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करेगी।
अब चाहे तुम मुझसे किसी की हत्या करवाओ, गुप्त स्थानों की खोज करवाओ या फिर दुश्मन पर नजर रखवाओ, वो सब कुछ करेगी जैसा तुम उसे करने के लिए कहोगे। तो मैं अब पूछना चाहता हूँ कि क्या इसे एक युद्ध पिल माना जाएगा? महाप्रमुख ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो तो ये निश्चित रूप से युद्ध पिल होगी। लेकिन एक आत्मा बुलाने वाली पिल? मैंने कभी भी इस तरह की पिल के बारे में नहीं सुना। क्या तुम अब पाताल लोक की आत्माओं को भी तैयार कर सकते हो क्या? हा हा हा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, चारों तरफ हंसी गूंज उठी। किसी को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और महाप्रमुख को घूरते हुए कहा, आपने सही कहा, मैं पाताल लोक की आत्माओं को बना सकता हूँ। जो पिल आपके हाथ में है, मैंने उसे रूहानी पिल तकनीक से तैयार किया है। महाप्रमुख के माथे पर बल पड़ गए और वो गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने आसमानी पिल तकनीक के बारे में तो सुना था, पर रूहानी पिल तकनीक के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। आर्यन ने महाप्रमुख को गहरी सोच में डूबा देखा और हंसते हुए कहा, तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना है ना? ये स्वाभाविक है, क्योंकि तुम बस एक साधारण से कुल के साधारण से हकीम हो। दरअसल ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं, उसने तो बस ऐसे ही हवा में उस तकनीक को एक नाम दे दिया। पर वो इसे ऐसे दिखाना चाहता था मानो वो एक गॉड स्तर की तकनीक हो। आर्यन ने फिर से कहा, मुझे पता है तुम्हें इस पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम इसे निगलोगे नहीं तब तक तुम इसके बारे में जानोगे नहीं। केवल उपयोगकर्ता और हकीम को ही आत्मा का रूप दिखाई देगा, बाकी लोग उसे देख नहीं सकते, चाहे वह कितनी ही कोशिश कर लें। महाप्रमुख को बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी कोई पिल इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने आर्यन द्वारा बनाई गई पिल को निगल लिया। पिल उनके मुंह में जाते ही तेजी से घुलने लगी। कुछ ही देर बाद उनके शरीर से एक शक्ति बाहर निकली और एक आत्मा उनके सामने आ गई। वो आत्मा आदरपूर्वक बोली, मालिक, क्या आदेश है? महाप्रमुख का चेहरा सख्त हो गया और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो घबराए हुए ढंग से हवा की ओर इशारा करते हुए बोले, तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? इस वक्त अर्कराज कुल के सभी शिष्य दंग रह गए थे। महाप्रमुख, क्या हो गया? क्या हो रहा है? बच्चे, तुमने महाप्रमुख को क्या खिला दिया? आर्यन ने मुस्कराते हुए, महाप्रमुख, क्या मैं जो कह रहा था वो सच नहीं था? अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो मैं एक हकीम के रूप में उसे काबू कर सकता हूँ। आर्यन ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ एक इशारा किया और कहा, जो मेरे ऊपर हंस रहा था उन सभी के चेहरों पर एक एक थप्पड़ लगाओ। जैसे ही उसने ये कहा, पट पट पट, एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ों की आवाज गूंजी और सभी लोग बिना किसी कारण के थप्पड़ खाते गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन उन्हें थप्पड़ मार रहा है। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और उसने रघुराज की ओर देखा। तुमने भी हंसी उड़ाई थी, है ना? रघुराज ने भौहें चढ़ाईं और जोर से बोला, बच्चे, हिम्मत भी मत करना। आर्यन ठंडी हंसी के साथ बोला, क्यों नहीं कर सकता? उसी समय पट, एक जोरदार थप्पड़ रघुराज के चेहरे पर पड़ा। हाथ की छाप साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा गहरा हो गया और मुंह से खून बहने लगा। नागेंद्र कुल के योद्धा तुरंत आर्यन की ओर दौड़े। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो भूल जाना कि तुम्हारा कुलपति बचेगा। जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, मेरी आत्मा तुम्हारे कुलपति का सिर धड़ से अलग कर देगी। नागेंद्र कुल के योद्धा पूरी तरह से चौंक गए थे। रघुराज का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसे आर्यन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग भी तेजी से चल रहा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर आर्यन, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो समझ गया था कि आर्यन एक साधारण लड़का नहीं है। इस वक्त उससे टकराना उसकी मौत का कारण भी बन सकता था। वहीं आर्यन को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। रघुराज के बगल में खड़ी आत्मा की एचपी को देखते हुए वो थोड़ा खुश था और उसने बुदबुदाया, 80,000 एचपी। यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अफसोस, यह आत्माएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि एक आत्मवीर तक को मार सकें। काश इनकी शक्तियां बढ़ाई जा सकती, तो फिर मैं एक रूहानी सेना तैयार कर सकता था। तभी पूर्वज रुद्रदेव ने हंसते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें और शक्तिशाली बना सकता हूँ। आर्यन के दिल में हलचल मच गई और उसने तुरंत पूछा, पूर्वज, क्या आपने जो कहा वो सच है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, बिल्कुल सच, लेकिन मुझे तुम्हारी वो 2 इमोर्टल रूट ले लो। आर्यन ने बिना एक पल भी सोचे कहा, अगर आप इन सभी आत्माओं को मेरे लिए एक रूहानी सेना में तैयार कर सकते हो तो मैं आपको जो चाहे वो दूंगा। यही पूर्वज रुद्रदेव ने धूर्ता से हंसते हुए तुरंत उन 2 इमोर्टल रूट्स को मुंह में डालकर चबा लिया। उन्होंने खुशी से कहा, इमोर्टल रूट्स सच में इमोर्टल रूट्स होती हैं। इनकी ताकत कितनी जबरदस्त है। ये कितनी स्वादिष्ट है। हा हा हा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा जैसा तुम चाहते हो। पूर्वज रुद्रदेव पूरी तरह से आनंदित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हालांकि 2 इमोर्टल रूट्स पर्याप्त नहीं हैं, मुझे और चाहिए। आप? आर्यन अवाक रह गया।
भले ही वो नाखुश था, पर चूंकि पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था तो उसे इसे मानना ही था। रूहानी सेना, वो इस ख्याल के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था। आर्यन ने रघुराज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे महाप्रमुख से कहा, महाप्रमुख, क्या आप घोषणा करेंगे कि चौथे चरण में किसने जीत हासिल की? महाप्रमुख ने आर्यन को घूरते हुए देखा, लेकिन परिणाम नहीं घोषित किया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, लड़के, तुम हो कौन? आर्यन मुस्कुराया और कहा, अंदाजा लगाओ। महाप्रमुख समझ गए कि वो नहीं बताना चाहता था, तो हारकर उन्होंने परिणाम का नतीजा घोषित करते हुए कहा, आर्यन ने चौथे चरण में जीत हासिल की है। अब मैं अंतिम चरण के लिए जाऊंगा। रुको, आर्यन ने उनकी बात बीच में काटते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, पहले आपको माफी मांगकर अपनी शर्त पूरी कर लेनी चाहिए। वेदिका ने तुरंत कहा, आर्यन, बस छोड़ दो। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, नहीं छोड़ सकते। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? भले ही ये अर्कराज कुल के महाप्रमुख हों, लेकिन इन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। आर्यन किसी भी हालत में महाप्रमुख को नहीं छोड़ने वाला था। महाप्रमुख से माफी मंगवाना और उसे झुकाना, ये पूरे अर्कराज कुल को शर्मसार करने जैसा था। जब पूर्वज ध्रुवसेन को झुकने पर मजबूर किया गया तो आर्यन पाताललोक के राजा तक को घुटनों पर ला दिया था और उसे मार दिया था। मेघा को झुकने पर मजबूर किया गया तो आर्यन ने न केवल पार्थ को मारा, बल्कि पूरे स्वर्ग संप्रदाय को खत्म कर दिया था। अगर तुम किसी को झुकने पर मजबूर करोगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जब वेदिका को झुकने पर मजबूर किया गया तो आर्यन ने ठान लिया था कि वो पूरे अर्कराज कुल को घुटनों पर ले आएगा। आर्यन की आवाज गंभीर हो गई और उसने कहा, झुको और माफी मांगो। महाप्रमुख गुस्से से तिलमिला उठे, उनका शरीर मानो आग से जलने वाला था और वो असहनीय गुस्से से भर चुके थे। ये पहली बार था कि वो इतने अपमान को सह रहे थे। प्रमुख बुजुर्ग युद्धवैद्य ने कहा, मैं प्रतियोगिता हार गया, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी से कोई लेना देना नहीं है, जो शर्त हारा है वही माफी मांगेगा। आर्यन ने हंसी के साथ कहा और महाप्रमुख को घूरते हुए बोला, माफी मांगो। ठीक है, महाप्रमुख ने अपने दांत भींचते हुए गहरे स्वर में कहा। फिर उन्होंने वेदिका की ओर घृणा भरी नजरों से देखा और सिर झुकाकर बोले, मैं हार मानता हूँ, मुझे खेद है। ये सुनकर सभी चौंक पड़े। अर्कराज कुल के लोग गुस्से से भरे हुए थे, वो आर्यन से पूरी तरह नफरत करने लगे थे। महाप्रमुख ने, जो अर्कराज कुल का प्रतीक था, एक राक्षस के सामने माफी मांगी थी। वह जो अर्कराज कुल के लिए एक शापित लड़की थी, यह उनके चेहरे पर एक तमाचा मारने जैसा था। वेदिका का दिल भी द्रवित हो गया था। वह इसे नकारना चाहती थी, लेकिन महाप्रमुख की आंखों में जो आक्रोश था, उससे वह जानती थी कि चाहे वह नकारे भी, कुछ भी नहीं बदलेगा। महाप्रमुख खड़े हुए और वेदिका को घूरते हुए बोले, मैं तुम्हें कभी भी शतौषधि पिल नहीं दूंगा, क्योंकि 5वें चरण में मैं खुद मुकाबला करने वाला हूँ। चाहे कुछ हो जाए, तुम तीनों यहाँ से सही सलामत नहीं जाओगे। फिर एक जोरदार धमाके के साथ उनके शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां फूट पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो इस वक्त वास्तव में बेहद गुस्से में थे। 80 वर्ष में ये पहली बार था जब वह इतना दबाव महसूस कर रहे थे। आज किसी भी तरह उसे आर्यन को एक कड़ा पाठ सिखाना था। चाहे वो कौन था या उसके पीछे क्या इतिहास था, उसे एक मजेदार पाठ तो देना ही था। आर्यन ने एक मुस्कान के साथ वेदिका से कहा, ये तो बस शुरुआत है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। बस इसका आनंद लो और चिंता मत करो। फिर उसने तिम्रा से कहा, अपनी मालिकन का अच्छे से ध्यान रखना और साथ ही नागेंद्र कुल के योद्धाओं से भी सावधान रहना। आर्यन पहले ही आत्मा के जरिए बाहर की जांच करवा चुका था। उसने जैसा अनुमान लगाया था, नागेंद्र कुल के योद्धाओं ने पूरे अर्कराज कुल को घेर लिया था। वो 600 से अधिक एलीट योद्धा थे। ये केवल उनके लिए नहीं था, पूरा अर्कराज कुल उनके निशाने पर था। नागेंद्र कुल अर्कराज कुल को खत्म करना चाहता था। मुझे नहीं परवाह कौन किसे मारता है, लेकिन रघुराज तो मेरी चपेट में आएगा ही। आर्यन ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा। उसे हजारों साल पुराने दिव्य वृक्ष के हृदय की जरूरत थी। वो पहले ही महसूस कर सकता था कि ड्रैगन स्लेयर का मन भी उस हृदय के लिए लालायित था। महाप्रमुख मंच पर चढ़कर हल्के स्वर में बोला, 5वें चरण की प्रतियोगिता में प्रतियोगी अपनी पसंद की पिल बना सकता है, लेकिन अपनी खुद की जड़ी बूटी होनी चाहिए और खुद का फनेस भी। तिम्रा ने जोर से कहा, क्या ये गलत नहीं है? इस वक्त वो जड़ी बूटियां कहाँ से लाएगा? महाप्रमुख ने तिरस्कार से कहा, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है, यही औषधि घर का नियम है। वैसे भी ये तो बहुत घमंडी है ना, तो उसे हवा में एक पिल बनाने दो। अगर एक उच्च गुणवत्ता वाली पिल बनानी थी तो उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियां और उच्च गुणवत्ता का फनेस होना जरूरी था। उसी वक्त अर्कराज कुल के 8 मजबूत शिष्य, जिनके ऊपरी शरीर नग्न थे, एक विशाल फनेस को उठाए मंच पर पहुंचे। उस फनेस से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी, जो वातावरण में थोड़ा भारीपन पैदा कर रही थी। फनेस के चारों ओर ड्रैगन के चिन्ह उभरे हुए थे। इन चिन्हों में न केवल कला की बारीकी थी, बल्कि उनमें एक ऐसी शक्ति भी निहित थी जो देखने वाले को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी।
ये नील ड्रैगन फनेस था जिसे अर्कराज कुल ने पीढ़ियों से संरक्षित किया था। ये केवल एक साधारण औषधि बनाने का साधन नहीं था, बल्कि एक पवित्र धरोहर था जो अर्कराज कुल की उच्चतम हकीम कला का प्रतीक था। आर्यन की आंखें जैसे उस फनेस से हट ही नहीं रही थीं। पूर्वज रुद्रदेव ने भी उत्सुकता से कहा, यह जबरदस्त है। अर्कराज कुल के शिष्य बहुत उत्साहित थे। महाप्रमुख का सामर्थ्य अचूक था। पूरे अर्कराज कुल में वह सबसे उच्च स्तरीय हकीम थे। वो रसाचार्य के 8वें चरण पर पहुंच चुके थे। अब केवल 2 और स्तर पार करके वो एक संप्रसार्य स्तर के हकीम बन सकते थे। नील ड्रैगन फनेस को देखते हुए रघुराज ने धीरे से अपने बगल में एक योद्धा कहा, सब तैयारियां कर लो। ध्यान रहे, मुझे ये नील ड्रैगन फनेस भी चाहिए। नील ड्रैगन फनेस एक उच्च गुणवत्ता वाला फनेस था, तो भला कौन इसे पाना नहीं चाहेगा। इस पवित्र फनेस की मदद से एक मूर्ख भी उच्च श्रेणी की औषधि तैयार कर सकता था। कहानियों की माने तो अर्कराज कुल ने इसी फनेस की बदौलत वर्षों पहले अपना वर्चस्व कायम किया था। अर्कराज घाटी में अर्चिनेश्वर अपने विश्वस्त अनुयायियों और अर्कराज कुल के कुछ योद्धाओं के साथ खड़ा था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि आप में से कुछ मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन अर्कराज कुल के जीवन और मृत्यु का दिन है। हम इसे बचा पाएंगे या नहीं, यह आप सब पर निर्भर करता है। जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में लापरवाही की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा अर्चिनेश्वर ने हमेशा अपने कुल का भला चाहा था। कुलपति जी, हम आपके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तैयार हैं। दूसरी ओर औषधि घर में मंच पर नील ड्रैगन फनेस को रखा गया। फनेस रखे जाने के बाद दर्जनों शिष्य अपने हाथों में जड़ी बूटियों को पकड़े मंच पर आए। सभी जड़ी बूटियों से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। उसी पल वेदिका ने धीरे से कहा, क्या ये गलत नहीं है? गलत? महाप्रमुख ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, इस संसार में कब कुछ न्यायपूर्ण होता है? तुम्हारे शरीर में मौजूद राक्षसी शक्तियों के कारण हमारे कुल के सैकड़ों शिष्य मारे गए, उनके शरीर तक फट गए, क्या वो गलत नहीं था? वेदिका का चेहरा फक पड़ गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। वह उस भयावह दृश्य को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके याद आने से उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। तिम्रा गुस्से में चिल्लाई, ये सब आपके उस पोते के कारण ही हुआ था। अगर कोई असली राक्षस था तो वो आपका पोता था। अगर वो मालिकन के साथ वो गंदी हरकत करने की कोशिश नहीं करता तो। वेदिका का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने रुंधे स्वर में कहा, और मत कहो, और मत कहो। तिम्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वेदिका की यह भयभीत अवस्था देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों में सबने वेदिका को एक राक्षस, एक दानव और एक पिशाच समझा था, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि वह ऐसी क्यों बनी। महाप्रमुख की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा और उन्होंने गरजते हुए कहा, मेरे पोते को बदनाम मत करो, आज मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं जाने दूंगा। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इतना गुरूर मत दिखाओ, चलो शुरू करते हैं। महाप्रमुख ने भी आर्यन की ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि कुछ अनूठी पिल्स तैयार करके तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें अनुशासन और संयम का ज्ञान नहीं। ये औषधि विद्या का मार्ग नहीं है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली औषधि विद्या क्या होती है। ये कहने के साथ ही महाप्रमुख के ऊपरी वस्त्र अचानक फट गए और उनकी लोहे जैसी मांसपेशियां उभर आईं। हर मांसपेशी में घातक शक्ति समाहित थी। भीड़ में हर कोई स्तब्ध रह गया। 80 साल के महाप्रमुख का ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली शरीर देखकर उनमें से कई युवा लोगों को खुद पर शर्म आ रही थी। रघुराज की आंखें भी गंभीर हो गईं। वहीं वेदिका ने मंच पर खड़े आर्यन की ओर देखा और चेतावनी भरे स्वर में कहा, महाप्रमुख एक उग्र हकीम हैं। उनकी तैयार औषधियां विस्फोटक शक्तियों से भरी होती हैं। यदि तुम्हें उन्हें हराना है तो। वेदिका की आवाज कांप उठी। मुझे डर है कि तुम्हारी आत्मा सील पिल उनके स्तर की पिल से मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो कम से कम हीरोइक श्रेणी की आत्मा सील पिल बनानी होगी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि आर्यन इस चरण में आत्मा सील पिल बनाने जा रहा है और वो ये भी जानती थी कि उसे बनाना कितना मुश्किल था। 10 साल तक शोध करने के बाद वेदिका ने इस पिल को विकसित किया था, लेकिन फिर भी वो खुद सैकड़ों प्रयासों में एक आत्मा सील पिल बना पाती थी। यहाँ तक कि आज तक उसने खुद भी एक हीरोइक श्रेणी की पिल नहीं बनाई थी। तो क्या आर्यन सफल हो पाएगा? ये बिल्कुल असंभव था। सिवाय चिंता के वेदिका कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं महाप्रमुख बहुत गुस्से में थे। वो किसी भी हालत में आर्यन को हराना चाहते थे ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सकें और उसे एक अच्छा सबक सिखा सकें। इसके बाद महाप्रमुख के शरीर से एक खतरनाक आभा निकली और उन्होंने एक हाथ में नील ड्रैगन फनेस को उठा लिया। जिस फनेस को 10 योद्धा बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे थे, उसे महाप्रमुख ने केवल एक हाथ से ही उठा दिया था। इतना ही नहीं, फनेस ने तो उनके हाथों में तेजी से घूमना भी शुरू कर दिया। तभी भयानक आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। ऊपर आसमान में बादल उमड़ आए और हवा तेजी से चलने लगी, मानो कोई भयावह तूफान आने वाला हो। फनेस भी अब हवा में तैर रहा था। उसके ऊपर उभरे हुए ड्रैगन के चिन्हों से ड्रैगन की दहाड़ निकल रही थी।
और फनेस के चारों ओर अजीब सी नीली रोशनी बिजली की तरह कड़क रही थी। औषधि घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था और यह पहली बार भी था जब अर्कराज कुल के लोग उस फनेस की शक्तियों को इतना भड़का हुआ देख रहे थे। आर्यन भी उत्साहित नजर आ रहा था। ये तो अब मुझे हर हाल में चाहिए। नील ड्रैगन फनेस की इस जबरदस्त शक्ति ने उसे चौंका दिया था। वो सच में इसे लेकर बहुत उत्सुक था और जिस चीज पर उसका दिल आ जाए वो उसे हर हाल में चाहिए। रघुराज भी अंदर ही अंदर रोमांचित था। क्या कमाल की शक्ति है। यही वो शक्ति है जिसने अर्कराज कुल को हजारों वर्षों तक बनाए रखा। लेकिन अब ये शक्ति मेरी और मेरे नागेंद्र कुल की होगी। हा हा हा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। मंच पर महाप्रमुख ने हवा में हाथ घुमाया और तेजी से जड़ी बूटियों को फनेस में डालना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जड़ी बूटियां वाष्पित हो गई और बस उनका सार रह गया। ये गति बहुत तेज थी। अभी जो सार बना वो एक उच्च गुणवत्ता वाला सार था। यही इस नील ड्रैगन फनेस की खासियत थी। एक बहुत अच्छा फनेस पिल की केवल गुणवत्ता को बढ़ाता है, लेकिन यह नील ड्रैगन फनेस तो पिल का स्तर बढ़ा देता है। हर कोई महाप्रमुख की इस अद्वितीय कला को देख रहा था। ये दृश्य वास्तव में बहुत रोमांचक करने वाला था। आर्यन के लिए भी ये पहली बार था जब उसने किसी को विस्फोटक पिल बनाते हुए देखा। साथ ही वो हैरान भी था और अपने दिल पर एक भारी दबाव भी महसूस कर रहा था। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वह अपने आसपास की चीजों से भटकना नहीं चाहता था और खुद की दुनिया में गुम हो जाना चाहता था। फिर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, जादुई डिब्बा। उसी समय एक जोरदार आवाज आर्यन के पास गूंजी। एक काले रंग का साधारण सा डिब्बा जिस पर अनेकों रहस्यमयी चिन्ह उभरे हुए थे, आर्यन के पास हवा में चुपचाप तैरने लगा। उससे एक अत्यंत गहरी डेविल आभा निकल रही थी। ये जादुई डिब्बा इतनी रहस्यमयी थी कि पूर्वज रुद्रदेव भी इसके रहस्यों को नहीं समझ पाए थे। ये कहाँ से आया था? इसका सबसे शक्तिशाली उपयोग क्या था? किसी को कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि इसके पिछले स्वामी डेविल गॉड को भी नहीं। यंग मास्टर आर्यन ने शुरुआत कर दी है, तिम्रा ने उत्साह से कहा। लेकिन वेदिका की आंखें सर्द हो गईं। उसने धीरे से खुद में बड़बड़ाया, डेविल ऊर्जा? क्या वो डेविल ऊर्जा से पिल बनाने की कोशिश कर रहा है? अर्कराज कुल के लोग भी डेविल गॉड के जादुई डिब्बे को देखकर स्तब्ध रह गए। डेविल ऊर्जा? क्या वो एक डेविल कल्टीवेटर है? क्या वो महाप्रमुख की प्रचंड पिल का सामना डेविल पिल से करना चाहता है? इस लड़के की पहचान वास्तव में अलग है। अगर अमर महल ने डीमन स्लेयर को ढूंढने के लिए आदेश जारी नहीं किए हुए होते तो इस लड़के की मौत के लिए बस इतना ही काफी था कि ये डेविल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। डेविल ऊर्जा और अमर ऊर्जा से बनने वाली औषधियों में बहुत फर्क था। आधे साल पहले तक अमर द्वीप में डेविल औषधियां निषिद्ध थी, लेकिन राक्षसों के उदय के बाद अमर महल को डेविल्स की ताकत की जरूरत थी। इसलिए अब डेविल्स भी अमर द्वीप पर आ सकते थे। इसका यही मतलब था कि अब डेविल औषधियां भी निषिद्ध नहीं रह गई थी। आर्यन ने जैसे ही जादुई डिब्बा खुला, डेविल ऊर्जा की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैल गई। आर्यन ने उसमें से एक जड़ी बूटी निकाली। ये धातु तत्व की बूटी थी और फिर उसने उस बूटी को अपने फनेस में डाल दिया। फनेस तुरंत सक्रिय हो गया और एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्रित होने लगी। आर्यन ने तुरंत उस बूटी को पागलों की तरह रिफाइन करना शुरू कर दिया। धातु तत्व की बूटी। वेदिका की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। लगभग आधे मिनट बाद आर्यन ने एक लकड़ी तत्व की जड़ी बूटी निकाली और फनेस में डाल दी। उसके बाद जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की जड़ी बूटियां डाल दी। वेदिका के चेहरे पर चिंता के भाव गहराने लगे और वो सोचने लगी, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्वों की जड़ी बूटियां। वो क्या करने की क्या सोच रहा है? वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके दिमाग में 5 तत्व आत्मा सील पिल का ख्याल आया। तुरंत उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेचैन थी तो उसके शरीर में जहर सक्रिय हो गया और उसके मुंह से काले खून की उल्टी बाहर निकली। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसने खून पोंछते हुए कहा, मत करो आर्यन, ऐसा मत करो। वो समझ गई कि आर्यन कौन सी पिल बनाने जा रहा है। वो 5 तत्व आत्मा सील पिल बनाने वाला था। इस तरह की पिल बनाना बिल्कुल असंभव था। 5 तत्वों में एक बहुत बड़ा संचय था और इससे एक खतरनाक धमाका हो सकता था जो आर्यन की जान भी ले सकता था। तिम्रा ने वेदिका को सहारा दिया और पूछा, क्या हुआ मालिकन? क्या असंभव है? क्या यंग मास्टर से कोई गलती हो गई है? वेदिका ने गंभीर स्वर में कहा, वो 5 तत्व आत्मा सील पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पिल इतनी जटिल है कि इसे बनाना किसी के लिए भी असंभव है। वेदिका ने अपनी बात जारी रखी, 5 तत्वों की ऊर्जा को एक दूसरे से जोड़ना, दबाना, सहन करना और इन्हें काबू करना, यह एक असंभव काम है। अगर वो विफल हुआ तो एक भयानक धमाका होगा। भले ही वो धमाके से बच जाए, फिर भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसने भी 2 से 3 तत्वों को मिलाकर पिल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम स्वरूप वो बुरी तरह से घायल होकर महीने भर बिस्तर पर पड़ी रही। अगर उसकी इमोर्टल रूट नहीं होती तो शायद वो कभी भी बिस्तर से नहीं उठ पाती।
फिर पांचों तत्वों को मिलाकर पिल बनाने का परिणाम किया होगा। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों माफ करना, पहले ही बता रहा हूँ, इस वीक इतने ही एपिसोड्स आए हैं, इसीलिए आज थोड़ा छोटा वीडियो बना है। अगले हफ्ते देखते हैं, उम्मीद है कि ज़्यादा चैप्टर्स आएं। चलो अब बिना किसी देरी के आज के संडे स्पेशल स्पिरिट वर्ल्ड की कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आर्यन सावधान नहीं रहा तो वो सचमुच मारा जा सकता था। इसके अलावा वेदिका ने स्पष्ट रूप से देखा कि आर्यन द्वारा उपयोग की गई पंचतत्वीय जड़ी बूटियां अत्यंत उच्च श्रेणी की थीं। ये जड़ी बूटियां मूल रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर उन्हें सही ढंग से काबू नहीं किया गया तो पंचतत्वों का भयंकर धमाका निश्चित था। हालांकि आर्यन को वेदिका की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इस पल वो एक अलग ही दुनिया में था। उसे बाहर की कोई आवाज़, कोई हंसी सुनाई नहीं दे रही थी। यह एक प्रकार की ध्यान अवस्था थी। उसी वक्त महाप्रमुख के नील ड्रैगन फनेस से एक तीखी आवाज़ आई, जिसके तुरंत बाद फनेस से एक नीले रंग की ड्रैगन छाया बाहर निकली और एक भयंकर गर्जना के साथ नील ड्रैगन की छाया महाप्रमुख द्वारा बनाई गई पिल में समा गई। नील ड्रैगन फनेस एक जोरदार आवाज के साथ मंच पर गिरा, मानो आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा हो। मंच पर नग्न अवस्था में भागता हुआ वेगासूर्य इतना भयभीत हो गया कि वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। महाप्रमुख ने हंसते हुए कहा, हो गया। इसी के साथ एक अद्वितीय सुगंध वातावरण में फैल गई और हर किसी की इंद्रियों को ताजगी से भर गई। महाप्रमुख ने आर्यन पर नजर डाली, जो गहन ध्यान की अवस्था में था। फिर जैसे ही उनकी नजर जादुई डिब्बे पर पड़ी, उनकी भौहें कस गई। डेविल ऊर्जा, हमफ, लगता है ये एक डेविल कल्टीवेटर है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि यह क्यों वेदिका जैसी एक शापित राक्षसी के साथ है। क्यों ना हो, आखिर वो खुद भी तो एक रहस्यमयी प्राणी है। महाप्रमुख के चेहरे पर घोर तिरस्कार था। फिर उन्होंने नील ड्रैगन फनेस से अपनी पिल उठाते हुए उपहास भरे स्वर में कहा, चाहे तुम डेविल्स के कितने भी बड़े जादूगर हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लड़के, इस प्रतियोगिता में तुम्हारी हार निश्चित है। वहीं सभी पंचतत्वीय जड़ी बूटियों को फनेस में डालने के बाद आर्यन की भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ी हुई थी। पंचतत्वीय शक्ति उसकी सोच से ज्यादा तीव्र थी, जिसे काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर यहाँ एक छोटी सी भी चूक हुई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, कठिनाई बढ़ती जा रही थी। फिर भी अभी तक सब कुछ आर्यन के नियंत्रण में था। हालांकि उसे अभी भी पंचतत्वीय सार में सील शक्ति जोड़नी थी ताकि सील शक्ति उत्पन्न हो सके, बस संयोजन काफी नहीं था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन चिल्लाया, चौथे लेवल की सोलस्टम तकनीक। इसके तुरंत बाद तत्वीय शक्तियों के साथ उसके शरीर की सारी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई। आर्यन ने फिर से चिल्लाया, सील तकनीक। सील शक्ति की एक पतली धार आर्यन के डीमन फनेस में प्रवाहित हुई। साथ ही आर्यन ने यह भी ध्यान रखा कि पंचतत्वीय शक्ति सील शक्ति को निगल ना ले। सौल सूत्र, दूसरा ताम्र पुरुष जागृत हो। आर्यन की चेतना में 9 ताम्र पुरुष में से एक ताम्र पुरुष की आंखें खुली। उसकी छाती पर एक पत्ती का प्रतीक था, यानी उसके पास औषधीय गुणों की शक्ति थी। जैसे ही उसका हाथ हिला, आर्यन के हाथ से एक हरी रोशनी निकलकर फनेस में समा गई। फनेस में उभर होती पंचतत्वीय शक्ति उस हरी रोशनी को देखकर अचानक से शांत हो गई और फिर सील शक्ति और हरी रोशनी के साथ संघनित होने लगी। आर्यन ने पहली बार उस ताम्र पुरुष को जागृत किया था, लेकिन उसकी इस शक्ति ने उसे हैरान और उत्साहित दोनों कर दिया। अमर ऊर्जा, आर्यन ने गरजते हुए कहा और अपनी सारी अमर ऊर्जा फनेस में प्रवाहित कर दी।
जैसे ही ऊर्जा का अंतिम हिस्सा फनेस में गया, कड़कड़ की आवाज के साथ फनेस पर दरारें उभर आई और टूटने की कगार पर पहुंच गया। ये डीमन फनेस था जो आर्यन को लेवल 9 के डीमन बीस्ट को मारने पर मिला था। वो बहुत पहले से इसे ही उपयोग करते आ रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब वो ऐसी बुरी स्थिति में पहुंचा था। ये क्या उसका फनेस फटने वाला है? वेदिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अब उसे हार जीत की परवाह नहीं थी, वो केवल आर्यन को लेकर चिंतित थी। तिम्रा ने अपने मुट्ठी भींच ली थी। वो इतनी चिंतित थी कि उसकी सांसें भी थम गई थीं। अर्कराज कुल के शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगे। इस बार उसका फनेस फिर से फटने वाला है। हा लड़के, तुम तो निश्चित हार चुके हो। महाप्रमुख से प्रतिस्पर्धा करना, ये तो आत्मघात है। सभी शिष्य हर्षोल्लास से हंसने लगे। आर्यन के फनेस में लगातार दरारें पड़ रही थी और ये दृश्य देखकर सबकी उत्तेजना चरम पर पहुंच गई। पिल बनने के करीब थी और अगर इस वक्त फनेस फट गया तो केवल एक ही परिणाम हो सकता था, असफलता। फनेस के अंदर इतनी शक्तियां समाहित हो चुकी थी कि वो अब उन्हें और नहीं सह पा रहा था। आर्यन के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या सचमुच असफलता मेरे सामने खड़ी है? क्या मैं हार मान लूं? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक दृढ़ता चमक उठी। उसने जोर से चिल्लाया, मैं कभी असफल नहीं हो सकता। आर्यन ने गुस्से और शक्ति से गरजते हुए अपने खून की एक बूंद डेविल गॉड जादुई डिब्बे पर डाली। इसके तुरंत बाद डेविल गॉड जादुई डिब्बे से एक खतरनाक ऊर्जा लहर उत्पन्न हुई। आधे सेकंड से भी कम समय में उसने उस खून की बूंद को रिफाइन कर दिया और फिर उसे डीमन फनेस में उलट दिया। फनेस से तेज ध्वनि तरंगे उत्पन्न होने लगी। आर्यन की स्पेस रिंग में रखा ड्रैगन स्लेयर भी तेजी से कंपन करने लगा, जिससे ऊंची और गहरी ड्रैगन की दहाड़ें निकलने लगीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नील ड्रैगन फनेस भी हिलने लगा। फनेस पर उकेरी गई नील ड्रैगन की आकृति मानो जीवंत हो गई और बाहर निकलने को आतुर थी। नील ड्रैगन भी गर्जना करने लगा। आर्यन के शरीर में कौन सी ब्लड लाइन प्रवाहित हो रही थी? कोई भी नहीं। उसके शरीर में ड्रैगन ब्लड की मात्रा शून्य थी और ना ही कोई विशेष ब्लड लाइन थी। लेकिन फिर भी उसके खून की एक बूंद ने डार्क ड्रैगन गॉड को और नील ड्रैगन को उत्तेजित कर दिया, मानो वो पहले से ही उसके खून के साथ तालमेल बिठा चुके थे। इस पल में पूरे मंच पर गूंजती ड्रैगन की दहाड़ों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही आर्यन के खून की बूंद पिल में समाई, सब कुछ एक पल के लिए ठहर गया। डीमन फनेस पर उभरी दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने लगी और फिर बूम फनेस एक तेज धमाके के साथ फट गया। लेकिन उसके भीतर एक गहरे लाल रंग की पिल दिखाई दी। वो टूटे फनेस के तल पर शांत पड़ी थी। उसमें ना तो कोई ऊर्जा थी, ना सुगंध और ना ही कोई 5 तत्वों की शक्ति। मानो वो एक पिल थी ही नहीं। फिर भी वो पिल सबसे खास थी। आर्यन ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मैं सफल हुआ। इस समय हर कोई स्तब्ध था। वेदिका की सांस में राहत आई। वह लगभग अपनी जगह पर गिर पड़ी थी। अगर तिम्रा ने उसे संभाला नहीं होता तो वह जमीन पर सच में गिर चुकी होती। तिम्रा ने धीरे से पूछा, मालकिन, आर्यन की पिल से कोई दिव्य सुगंध क्यों नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई पिल है ही नहीं। ये तो पिल का सबसे बुनियादी सिद्धांत था। यहाँ तक कि जो लोग औषधि शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते थे वो भी ये समझते थे, जिस औषधि की सुगंध जितनी अधिक हो उसकी गुणवत्ता उतनी ही ऊंची मानी जाती है। वेदिका ने भौहें तानी और धीमे स्वर में कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आर्यन सही सलामत है, यही मेरे लिए काफ़ी है। जिस समय फनेस पर दरारें उभर रही थी तब उसका दिल लगभग मुंह में आ गया था। हा, एक कचरा पिल। इसमें तो कोई सुगंध ही नहीं है। निश्चित रूप से ये एक बेकार पिल है। लड़के, तुम हार चुके हो। हम जीत चुके हैं। जल्दी से अब इस कचरे के हाथों को काट दो, कहीं ये भाग ना जाए। अर्कराज कुल के शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगे। ये बुनियादी सिद्धांत तो हर बच्चा जानता था और इसका मतलब साफ था कि वो हार चुका है। महाप्रमुख ने भी एक घमंड भरी मुस्कान के साथ आर्यन को देखा और कहा, तुम हार चुके हो। लेकिन तभी आर्यन के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, हा, तुम औषधियों के बारे में बुनियादी बातें भी नहीं जानते और मुझे हार का पाठ पढ़ा रहे हो। तुम तो केवल एक नीच इंसान हो जो बस अपने पद का घमंड करता है। महाप्रमुख अर्कराज कुल का सर्वोच्च व्यक्ति और एक उत्कृष्ट रसाचार्य स्तर का हकीम था, जो अमरद्वीप के कुछ गिने चुने सर्वोच्च हकीमों में से एक था, को नीचा कहा जाना महज एक अपमान नहीं था, यह उसके मान और प्रतिष्ठा पर सीधा आघात था। महाप्रमुख की इस तरह से अवहेलना करना अर्कराज कुल के हर व्यक्ति के लिए असहनीय हो गया। पूरे कुल में खलबली मच गई। लड़के, तुमने महाप्रमुख का अपमान किया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। महाप्रमुख के लिए ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो? आर्यन ने उनकी चीख पुकार की कोई परवाह नहीं की। वह मंच से नीचे उतरा जहां महाप्रमुख खड़े थे। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, महाप्रमुख, चूंकि आपको लगता है कि आप जीत चुके हैं तो क्यों ना एक और शर्त लगाई जाए। महाप्रमुख का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आर्यन की हरकतें उसे बेहद खटक रही थीं।
वह दहाड़ते हुए बोला, किस बात पर शर्त लगानी है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, बहुत आसान है, अगर तुम जीत गए तो तुम मेरी जान ले सकते हो। ये सुनते ही अर्कराज कुल के हर व्यक्ति की सांस थम गई। आर्यन ने अपनी जान का दांव लगा दिया था। महाप्रमुख की भौहें तन गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, फिर भी मैं इस शर्त के लिए राजी हूँ। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और किसी भी समय उसका दिमाग फट सकता था। वो अब इसे और दबा नहीं सकते थे। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई और कहा, यह एक दूसरी शर्त है। मैं क्या चाहता हूँ आसान है, अगर मैं जीत गया तो मुझे नील ड्रैगन फनेस चाहिए। इस पर पूरा अर्कराज कुल आक्रोशित हो गया। घमंडी लड़के, नील ड्रैगन कोई खिलौना नहीं है, ये हमारे कुल की पवित्र धरोहर है। तुम्हारी तुच्छ जान के बदले ये देने की सोच भी कैसे सकते हैं? तुम्हारी औकात क्या है जो नील ड्रैगन की मांग कर रहे हो? आर्यन ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए महाप्रमुख को उकसाया। महाप्रमुख जी, क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं या ये भी नहीं कर सकते? उसे पता था कि महाप्रमुख पहले ही गुस्से में अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे और हल्की सी आग देने पर वो भड़क जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये सुनकर महाप्रमुख का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी औकात तो वैसे भी खत्म होने वाली है। अगर वो जीत भी गए तो औषधि घर के नियमों के तहत वो आर्यन का केवल एक हाथ और एक पैर तोड़ सकते थे और इससे उनका गुस्सा कम होने वाला नहीं था। वो अब आर्यन को जान से मारना चाहते थे। वेदिका के माथे पर बल पड़ गए और उसने घबराते हुए कहा, आर्यन। लेकिन तिम्रा की उत्साहित आवाज से उसकी आवाज दब गई। यंग मास्टर आर्यन लाजवाब हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो सभी के सामने महाप्रमुख को दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। हा हा हा। वहीं रघुराज के होठों का कोना एक तिरछी मुस्कान में मुड़ गया और उसने अपने मन में सोचा, लड़के, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम ही जीतो। तुम बस एक आम से आत्मवीर हो जिसके शरीर में अब जर्रा बराबर भी शक्ति नहीं बची है। अगर नील ड्रैगन फनेस तुम्हारे हाथों में होगा तो मेरे लिए इसे छीनने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हा हा हा। उसने देखा था कि जब आर्यन पिल बना रहा था तो वो अपनी पूरी शक्तियों को खर्च कर चुका था। अब उसके शरीर में ना अमर ऊर्जा बची थी और ना ही अंदरूनी शक्तियां बची थी। इस स्थिति में आर्यन रघुराज के लिए एक आसान शिकार था। महाप्रमुख के शब्द सुनते ही आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा, महाप्रमुख, आप सचमुच बहादुर हैं। चलिए अब इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप अपनी पिल को दिखाएं। महाप्रमुख ने अपनी बनाई पिल दिखाते हुए कहा, ये हीरोइक श्रेणी की 9वें स्तर की पिल है, आत्मविस्फोट पिल। फिर उन्होंने एक तिरछी मुस्कान दी। ये पिल किसी भी व्यक्ति की अमर ऊर्जा को तुरंत पुनः जागृत कर सकती है, चाहे युद्ध हो या साधना। ये पिल अत्यंत मूल्यवान और अनमोल है। ये सुनते ही अर्कराज कुल के सभी लोग गर्व से भर गए। महाप्रमुख ने आत्मविस्फोट पिल बनाई है। ये सुप्रीम श्रेणी से बस एक कदम दूर है। महाप्रमुख सच में एक अद्वितीय हकीम है। अर्कराज कुल का औषधि ज्ञान अमर है। आर्यन जैसे तुच्छ व्यक्ति के पास कोई मौका नहीं। अर्कराज कुल के शिष्य बहुत उत्साहित थे। वास्तव में इस तरह की पिल बेहद दुर्लभ थी। बाजार में इस जैसी पिल्स का मिलना असंभव था। रघुराज ने भी आगे आते हुए कहा, मानना पड़ेगा, सच में अर्कराज कुल के लोगों के पास अद्वितीय कौशल है। इस बीच आर्यन ने सिस्टम की मदद से महाप्रमुख की पिल की जांच की। हालांकि उन्होंने जो कहा सब सही था। भले ही वह आर्यन से नफरत करते थे, लेकिन वो अपने शब्दों के प्रति ईमानदार थे। महाप्रमुख ने गर्वित होकर आर्यन की ओर देखा और कहा, अब अपनी पिल दिखाओ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी लाल पिल को निकाला और महाप्रमुख के हाथों में थमाते हुए बोला, मुझे पता है मैं जो कहूंगा वो तुम्हें झूठ ही लगेगा, इसलिए इस खाकर देख लो। रही बात स्तर की, तो ये भी सुप्रीम श्रेणी की पिल है। इतना कहकर आर्यन पलटा और मंच की ओर बढ़ गया। उसकी उत्साह से चमकती हुई आंखें सीधे मंच पर नील ड्रैगन फनेस पर थी। हा हा हा, ये अब मेरा है। ये सच में जबरदस्त है। मंच पर नील ड्रैगन फनेस के चारों ओर घूमते हुए आर्यन ने उत्साह में कहा। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वैसे आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने उन 8 ताकतवर योद्धाओं को मेरे साथ भेज सकते हो? मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। आर्यन मजाकिया अंदाज में कह रहा था, जबकि वो चाहे तो ऐसे सैकड़ों फनेस को अपने कंधे पर उठा सकता था। ऐसे में ये नील ड्रैगन फनेस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी पल आर्यन ने देखा कि फनेस की तलहटी में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये क्या? आर्यन हैरान था। उसने अपने मन में सोचा, हॉली वस्तु। लेकिन तुरंत ही उसने अपने इस ख्याल को नकार दिया, नहीं, ये हॉली वस्तु नहीं हो सकता। ये रोशनी कुछ और ही है। फिर आर्यन ने नील ड्रैगन फनेस के गुणों की जांच करने के लिए अपने विचारों को केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, सिस्टम ने एक सख्त संदेश दिया। ये वस्तु वर्तमान में आपकी नहीं है, इसे देखना असंभव है। ये वस्तु वर्तमान में आपकी नहीं है, इसे देखना असंभव है। ये संदेश बार बार आया। आर्यन जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन उसके अंदर गहरी उत्तेजना थी।
उसने मुस्कुराते हुए सोचा, फिलहाल यह मेरी नहीं है, लेकिन जल्द ही यह मेरी होगी। हा। हालांकि आर्यन का ये घमंडी अंदाज और अहंकारी बातें अर्कराज कुल के लोगों को और गुस्सा दिला रहे थे। अभी तक प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित नहीं हुए थे, लेकिन आर्यन का ये आत्मविश्वास उनके लिए घमंड जैसा लग रहा था। सभी लोगों की आंखों में जलन और गुस्से की झलक थी। अगर वो आर्यन की शक्ति से डरते ना होते तो अब तक उस पर हमला कर चुके होते। अरे, नतीजे अभी आए नहीं हैं। इतना घमंड क्यों? तुमने इसे सुप्रीम पिल कह दिया तो क्या ये सच हो गया? सुप्रीम पिल, तुम खुद को समझते क्या हो? सुप्रीम पिल बनाना किसी साधारण हकीम के बस की बात नहीं थी। इस पिल को बनाने के लिए एक हकीम को कम से कम 9वें लेवल का रसाचार्य स्तर का होना जरूरी था, और ऐसे हकीमों की संख्या पूरे अमरद्वीप में भी बहुत कम थी। साथ ही ये लोग भी 100 वर्ष के अनुभवी और अति उच्च कोटि के हकीम थे। लेकिन आर्यन की उम्र ही क्या थी? क्या वो वाकई एक रसाचार्य स्तर का हकीम था? महाप्रमुख भी इस स्थिति से बहुत खुश नहीं थे। उनकी नज़र आर्यन द्वारा सौंपी गई पिल पर थी। उन्होंने पिल की जांच के लिए अपनी चेतना केंद्रित की, और जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, उनकी चेतना फौरन ही पीछे धकेल दी गई। महाप्रमुख के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उन्होंने दोबारा जांच की, पर उनकी चेतना फिर से पीछे धकेल दी गई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा समान रहा। वो उस पिल की जांच करने में असमर्थ थे। ये क्यों हो रहा था? ये बात उनकी समझ से भी बाहर थी, या फिर इसका दूसरा कारण ये हो सकता था कि अभी उनकी योग्यता उस पिल की गहराई को समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। महाप्रमुख का चेहरा निराशा से भर गया। चाहे उन्होंने कितनी भी बार कोशिश की हो, कितने भी नए तरीकों का सहारा लिया हो, नतीजा हर बार एक ही था। उनकी शक्ति और स्तर अपर्याप्त थे। कुल सभा के दूसरे प्रमुख बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, भाई साहब, आखिर क्या हो रहा है? महाप्रमुख का चेहरा गंभीर था। उन्होंने दूसरे प्रमुख बुजुर्ग को वो पिल सौंपी और कहा, तुम भी इसे आजमाओ। दूसरे प्रमुख बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। अचानक उनके मन में खलबली मच गई। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि महाप्रमुख स्वयं किसी पिल को नहीं समझ पा रहे? उन्होंने जैसे ही पिल को जांचने की कोशिश की, उनकी चेतना को भारी झटके से पीछे धकेल दिया गया। यहाँ तक कि उनका शरीर भी इसे सहने में असमर्थ महसूस कर रहा था। दूसरे प्रमुख बुजुर्ग का चेहरा भय और अविश्वास से भर गया। उन्होंने महाप्रमुख की ओर देखा और धीरे से कहा, ये पिल, ये तो असंभव है। महाप्रमुख ने आर्यन की ओर देखा, जो बिना किसी की परवाह के मंच पर खड़ा था। उसका आत्मविश्वास और बेजोड़ ताकत साफ झलक रही थी। महाप्रमुख का मन भारी हो गया। वास्तविकता उन्हें असहनीय लग रही थी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो उस पिल की गुणवत्ता को परख नहीं पा रहे थे। उनकी क्षमता रसाचार्य स्तर के 9वें चरण तक ही सीमित थी। वो सुप्रीम श्रेणी की पिल के गुणों को भी महसूस कर सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम पिल उनके स्तर से परे थी। इसका मतलब था कि ये पिल, जैसा कि आर्यन ने कहा था, एक सुप्रीम श्रेणी की पिल थी, जो 9वें लेवल से भी ऊपर की थी। औषधियों को जांचने और परखने के लिए भी उच्च स्तर की योग्यता चाहिए होती है। अगर एक औषधि का स्तर परखने वाले के स्तर से अधिक हो, तो उसके लिए उस औषधि को समझना असंभव हो जाता है। आर्यन ने महाप्रमुख और दूसरे बुजुर्ग के फीके पड़ चुके चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे समझ नहीं पाए, है ना? क्योंकि तुम्हारा स्तर पर्याप्त नहीं है। आर्यन मंच से नीचे उतरते हुए बोला, मैं इस नील ड्रैगन फनेस को ले जा रहा हूं, और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो वो उसका आखिरी पल होगा। आर्यन ने महाप्रमुख के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुमने जो सबसे बड़ी गलती की है, वो यह है कि तुमने